एक टाइम ऐसा है, हम किसी फंक्शन में गए थे और उस फंक्शन में ना एक प्रॉपर वर्ड यूज किया गया था मेरे ससुर जी के आगे, तेरी बहू तो नाचती। आपको ये कब पता लगता है कि आपके हस्बैंड को एक ऐसी बीमारी है जो कि मतलब जिसका इलाज ना के बराबर है? जो मैंने बचपन जिया है, जो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड था, वो ये था कि ना आप फेसबुक चला सकते हो, ना आप मतलब आपको बहुत ही बंद करके रखा जाता है। अच्छा, वो जो ऐप आपकी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट करी थी, तो फिर उसमें वीडियोस आपने स्टार्ट करी और मैंने सुना कि एक वीडियो आपने बनाई थी तो वो सुबह तक चल रही थी, कुछ ऐसा सुना था? लोगों ने तो इतना इतना बुरा किया है ना मेरे साथ उस दौरान। मुझे लगता है कि जब ऐसा सेंसिटिव टाइम होता है ना, तो औरत चाहे कितनी बुरी हो, कितनी खराब हो, उसको आप सपोर्ट कीजिए। तो कभी मतलब ये सोचा कि अगर 1% भगवान ना करे, 10% वाला जो सीन है कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? इतना कुछ सह लिया, इतना कुछ देख लिया कि मेरी हिम्मत नहीं टूटती है। मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे ये चीज़ करनी है ना, तो मुझे करनी है। कोशिश करना मैं कभी नहीं बंद करूँ। मैरी कॉम का नाम सुना होगा, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अपने आदमी तो छोड़ दिया, डिवोर्स जो भी हुआ, तो उसने बोला कि वो करता क्या है, गली में फुटबॉल खेलता है और कोई पैसा कमाता नहीं। तो क्या आपको लगता है कि एक ओलंपिक वर्ल्ड लेवल तक वो पहुंची है, तो उसके हस्बैंड का उसमें 2 बच्चों को संभालना कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा? मुझको ना रोकिए, ना ये नजराने दीजिए, मुझको ना रोकिए, ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाऊंगी, किस्मत तो मेरी मुझको आजमाने दीजिए। राम राम जी, मैं विकास रापड़िया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पुराना हरियाणा पे। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन में शादी के बाद बहुत स्ट्रगल देखा। उन्होंने एक वाइफ का भी फर्ज निभाया और एक घर में बहू होने के कारण, एक मतलब सास ससुर होने के कारण, एक जॉइंट फैमिली होने के कारण, घर में जॉइंट फैमिली थी, उन्होंने एक बेटे की बहू होने का भी फर्ज निभाया और 2 बच्चों की माँ होने का भी फर्ज निभाया। उन्होंने अच्छी परवरिश करी और आज हरियाणवी सॉन्ग करके हरियाणा का जो कल्चर है उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हैं और वो हरियाणवी सॉन्ग करते हैं। उनका नाम है पीहू यादव। आज मिलते हैं पीहू यादव से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट पर एक बार पुराना हरियाणा के दर्शकों को नमस्कार करो। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। देखो, मैंने आपकी जहाँ तक वीडियो देखी ना, आप बड़ी चुलबुले से हो। हाँ, हंसी मजाक करते रहते हो, आपके जो कलीग्स हैं वीडियोस में बहुत सारा देखा। तो ये मतलब बचपन से ही चीजें हैं या शादी के बाद कुछ नया मोड़ आया है जीवन में? नहीं, मैं हमेशा से ही ऐसी रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपका बचपना आपके अंदर कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए और मुझे ज़िंदगी ना खुल के जीना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे कहीं उस टाइप के लोग मिल रहे हैं जो मुझे लगता है कि मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, या जिनके पास से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, या मेरा अपना सा मुझे लगता है, तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा चुलबुली हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि बस जी लो इस पल को, खुल के जी लो। हाँ, वो धर्मेंद्र ने बोला था ना, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। हाँ। अगर आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य ठीक है तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो जीनी चाहिए। बिल्कुल। चलो, ये तो फनी क्वेश्चन था। फैमिली में आपकी जो मदर फादर वाली फैमिली है उसमें कौन कौन है? मेरा भाई है, मैं हूँ, बस। शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई? नहीं नहीं, हमारे में लव मैरिज जैसा तो शब्द बोलना भी पाप है, आप ये मान लीजिए। और एक टाइम ऐसा था कि एक टाइम ऐसा क्या, वो जो मैंने बचपन जिया है, जो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड था, वो ये था कि ना आप फेसबुक चला सकते हो, ना आप मतलब आपको बहुत ही बंद करके रखा जाता है। तो लव मैरिज जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। अरेंज मैरिज हुई है मेरी, और एक छोटी उम्र में मेरी अरेंज मैरिज हो गई थी। 19 साल की थी मैं जब मेरी शादी हुई, तो माँ बाप की पसंद से की मैंने। यहाँ आपने बोला कि भाई मतलब लव मैरिज वाला तो शब्द ही नहीं है, वो यादवा में ना है, आपकी फैमिली में ना है। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है हर कम्युनिटी में हर तरीके के लोग रहते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारी कम्युनिटी में भी वो लोग हैं जो लिव इन को भी सपोर्ट करते होंगे, जो लव मैरिज को भी सपोर्ट करते होंगे, जो शादी ना करने जैसे तथ्यों को भी सपोर्ट करते होंगे। लेकिन मेरी जो फैमिली है वो जैसे आर्मी बैकग्राउंड की रही है,
मेरे चाहे चाचा जी हों, ताऊ जी हों, तो सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हमेशा से। तो मेरी पर्टिकुलर फैमिली तो इतनी ज़्यादा वो थी। मेरी मम्मी एक चीज़ कहती थी मुझे कि बेटा आज़ादी से जी। मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, पर मेरी मम्मी कहती थी कि आज़ादी से जी, खुल के जी, तुझे जो करना है मुझे बता के कर, लेकिन ऐसी कोई बात मुझे पकड़ में आ गई ना जो बर्दाश्त के खिलाफ हो, स्पेशली ये लड़कों वाली चीज़, तो जिंदा काट दूंगी धरती में। अच्छा, तो वो शब्द ही बहुत होता था। मतलब फौजी तो टाइट टाइट था, फौजी घरवाली भी पूरी टाइट थी। हाँ हाँ, बहुत, मतलब फ्रैंक भी बहुत थी, लेकिन सिर्फ एक ये लव मैरिज जैसा वर्ड के लिए बोल रही हूँ, चाहे बॉयफ्रेंड मान लीजिए, या मम्मी कहती थी, अगर मैं कहती थी ना हाँ वो मेरा फ्रेंड है मैं बात करती हूँ, मैं मम्मी को बताती थी हाँ मेरा फ्रेंड है मैं बात करूँ, ठीक है, लेकिन मम्मी कहती थी अगर कुछ पकड़ में आया ना जिंदा गाड़ दूंगी। तो वो डर रहता था। या फिर ये मान लीजिए कि हर तरीके से फ्रैंक थी मम्मी, ओपन अप थी, हम चीज़ें शेयर कर सकते थे, तो मतलब पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में मान लीजिए कि हाँ रिस्पेक्टफुली हम उस चीज़ को लेके चलते थे। कम एज में शादी हुई तो उसका कारण क्या रहा? मतलब रूल रेगुलेशन आर्मी वाले थे, या मतलब जो हमारा समाज है, एक मतलब आप पहले 30 साल 40 साल पहले जाओगे तो लड़कियों की 16 18 20 में शादी कर दिया करते। इसका भी एक रीज़न है हमारे में। ये होता है कि जब बच्ची हरियाणा में स्पेशली होता है कि जब बच्ची 18 क्रॉस कर रही होती है तो बोला जाता है अरे लड़का देख लो, लड़का देख लो। और ऑलमोस्ट 11 साल हो गए मेरी शादी को, तो 11 साल पहले तो ये चीज़ थी, तो मेरी दादी भी बोलती थी, लेकिन मेरी मम्मी का ये था कि अभी नहीं करेंगे शादी। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, एक रिश्ता आया, मेरे पापा के फ्रेंड थे, वो रिश्ता लेकर आए। रिश्ते मुझे 16 साल की उम्र से आ रहे थे कि अभी मतलब आपकी बेटी हमें पसंद है, कर लेंगे, आगे देख लेंगे, पर ये हमें पसंद है, ऐसे करके। लेकिन जब मैं 19 की हुई तब वो रिश्ता आया, तो मम्मी ने कहा कि नहीं अभी तो हम नहीं देख रहे हैं, अभी तो छोटी ही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मत करना, देख तो लो लड़के को। हाँ। तो उन्होंने थोड़ा फोर्स किया और मेरे मम्मी पापा ने कहा हाँ ऑब्वियस सी बात है, चलो ये तो नॉर्मल ही है कि ठीक है, देखने में क्या जा रहा है। तो वो लड़के को देखने गए मेरे मम्मी पापा, और उनको बहुत ज़्यादा संस्कारी, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे वो, और मेरी मम्मी को तो उसी टाइम बहुत पसंद आ गए। तो मेरी मम्मी घर पे आई और हम छत पे सो रहे थे, मैं और मेरी मम्मी कहती कुछ तो बात है उस लड़के में, मेरी आंखों के आगे से नहीं जा रहा है वो। अच्छा। तो मेरी मम्मी पापा को ना संस्कार मान लीजिए या वाइब मान लीजिए, वो बहुत पसंद आ गए थे। तो बस फिर घर वालों की बात हुई, वो हुई, और मुझसे तो पूछना वो चीज़ थी नहीं, बेटी से पूछना है, बेटी को बताना, उनका तो एक ऑर्डर होता था। फोटो वोटो दिखाया कुछ? हाँ फोटो मुझे दिखाई गई थी। उस टाइम मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आए हुए थे, तो मुझे एक पायलट का भी रिश्ता आया हुआ था। तो मुझे वो पायलट ना ऐसे बाल खड़े कर करके नहीं रहते, ऐसे था, तो बड़ा उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और मेरा भाई भी कहता बहन ये सही लग रहा है, यंकी वेंकी टाइप। हाँ, उसके पास अच्छी बाइक पे फोटोज वगैरह आई हुई थी। और मेरे हस्बैंड बहुत ही, आप ये मान लीजिए पुराने ज़माने के अमिताभ बच्चन टाइप का कोई खड़ा था, साइड की बाल मांग है और वो बेल बॉटम टाइप की पैंट है, पतला सा लड़का, लंबा सा। क्या बोलते हैं उसको, टेलर से सिलवाई हुई। हाँ, तो ऐसे छत पे यूं करके खड़े हुए थे, सावधान पोजीशन रस्ते गान वाली। वो फोटो आई हुई थी। मैंने कहा ये तो कैसा सा। मेरी मम्मी एक तरीके से ये भी कह रही थी कि तू देख ले, और दूसरी तरीके से ये भी कह रही थी, तरफ से ये भी कह रही थी कि ये ठीक है, माँ बाप जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। ठीक है। हाँ, तो फिर मुझे तो फोटो देख के नहीं पसंद आए थे, और माँ बाप ने जो कह दिया था वो करना ही था। शादी मुश्किल कितना था ये डिसीजन, भाई आपके ऊपर थोप दिया, भाई माँ बाप ने बोल दिया, आपने पसंद नहीं था? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मुझे ये था कि सोने की चेन मिलेगी, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, लहंगा पहनने को मिलेगा, रिंग मिल जाएगी गोल्ड की। तो मुझे सोना पहनने का तो बहुत शौक था, तो बस उसी लालच में मैंने हाँ। और वो जो चेन थी ना, मतलब मेरे दिमाग में था, जब हम कॉलेज जाते थे तो कॉलेज में मैं लड़कियों को देखती थी वो सोने की चेन पहन रही हैं और रिंग पहनकर घूम रही है, तो मैं सोचती थी कभी मैं भी पहनूंगी। और तो मेरे नाना जी अब नहीं रहे, तो मेरे नाना जी ने मुझे मेरी शादी पे गोल्ड की चेन दी थी, तो वो चेन मेरी मम्मी ने रख ली अपने संदूक में संभाल के। तो शादी के बाद जब लड़की पग फेरे पे आती है तो आते ही, मुझे ये नहीं था मेरी शादी, मतलब बहुत ही बचपने वाला दिमाग था, तो आते ही मैंने घर पे ये कहा मेरी चेन दो।
मेरे पापा ने, मम्मी कहती सारा एक बार में ले जाएगी क्या, धीरे धीरे लेकर जा। मैं ना मेरी चेन दो। तो उस चेन के लालच में शादी की थी मैंने। क्योंकि देखो अब जैसे मैं तो अब काफी टाइम से आपको देख रहा हूँ, आपकी वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, तो आपको कभी ये नहीं हुआ कि यार मैं बहुत ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल हूँ, सुंदर हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई अमिताभ बच्चन से मेरी शादी होगी तो मतलब मुझे ऐसा कभी मतलब बाहर कहीं जा रहे हो, कभी आपको इस टाइप का कुछ महसूस नहीं हुआ? अच्छा, जैसे लड़कियां थोड़ा सा करती हैं, यार मेरे हस्बैंड तो ना मूंछ वूछ रखते हैं, ये तो ये है, तो मेरे टाइप के नहीं है। मैं एक बात बताती हूँ, इस चीज़ पे तो मैं बहुत ही लंबी चौड़ी बात बोल सकती हूँ, लेकिन एक बात बताती हूँ, शायद ऐसा लोगों को लगता है कि मुझे घमंड है या मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। हार्श रियलिटी ये है कि मुझे कभी लगा ही नहीं मैं सुंदर हूँ। आप मुझे बोल रहे हो, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे कोई बोलता है आप सुंदर हो, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ हो सकता है मैं सामने बैठी हुई हूँ इसलिए बोल रही हो, ये औरत या ये आदमी या कुछ। क्योंकि मेरी जो मायका है, उस मायके में बचपन से ही मेरे दिमाग में डाला गया था, अरे गर्दन छोटी है, बस रंग रंग है, नैन नक्श तो चाइनीज जैसे हैं, ऐसे करके। तो मुझे मायके में भी हमेशा यही रहा कि मैं सुंदर नहीं हूँ। हाँ हो सकता, मुझे थापा बोला जाता था। थापा, हाँ, ये वर्ड आई होप कि किसी को बुरा ना लगे, लेकिन जो मुझे बोला जाता था वो ये बोला जाता था, या तो धोली भेड़ या मुझे एक वो बोला जाता था। तो फिर मेरी शादी जब हुई, तो शादी के बाद भी मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ को तो मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगती थी, लेकिन मेरे ससुर जी का यही कहना था कि नहीं बस रंग रंग ही है, हमारा छोरा सुथरा है, बस इतनी तो सुथरी नहीं है, नैन नक्श तो नहीं है। तो मुझे कभी लगा ही नहीं मैं सुंदर हूँ। बस अब इस फील्ड में आ गई हूँ तो लोग अगर आमने सामने मिलते हैं अप्रिशिएट कर देते हैं, तो वरना आज तक भी मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज लड़कियों में आती हूँ। लेकिन ना मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा घूम फिर का होगा, वो मतलब आपने भी पता नहीं कैसा लगेगा, पर वो मेरे दिमाग में है तो मैं पूछूंगा जरूर। एक तो आपने फोटो देखी अमिताभ बच्चन टाइप अपने हस्बैंड की, ठीक है। तो अभी ना एक मूवी आई थी धुरंधर, अभी रिसेंट अभी चल रही है, हाँ जिसमें रहमान डकैत वगैरह वगैरह। अच्छा, मैंने मूवी देखी नहीं, पर हाँ उसके गाने वाने काफी चल रहे हैं। तो उस मूवी के बाद कुछ पॉडकास्ट आए पाकिस्तान के, तो उसमें चौधरी असलम है, जो चौधरी असलम है वो संजय दत्त उनका रोल कर रहा है। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला था, चौधरी असलम की वाइफ ने बोला था कि ये 10 बार आए थे मेरे दरवाजे पे शादी के लिए, मुझे ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझे ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मर जाएंगी इस तरह नहीं करूंगी, ठीक है। अब पर मेरी माँ ने कुछ ऐसी सिचुएशन रख दी, भाई मैंने इससे शादी करनी पड़ेगी। आज वो आदमी मतलब चला गया है, नहीं एक्सपायर हो गया। अच्छा। आज मैं ये कहती हूँ उस जैसा आदमी नहीं है। तो आपके जीवन का भी ऐसा तजुर्बा रहा है कुछ? जी बिल्कुल, ये सच्चाई है, और ये चीज़ तो मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ। जब फोटो आई थी तो मुझे आज तक याद है कि येलो कलर की, बहुत ही डल येलो कलर की शर्ट पहनी हुई थी, नीचे बेल बॉटम टाइप की पैंट थी, और जो साइड मांग होती है वो साइड मांग नहीं थी, वो काइंड ऑफ बीच की साइड मांग थी। तो वो थोड़ा चंपू टाइप का फोटो था, और लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस आज भी यही रहती है, थोड़ा सा कूल लड़कों को देखकर पसंद करना उस टाइप से, तो मेरे भी वही थी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, मेरी मम्मी फ्रैंक भी थी एक तरीके से, तो वो उन्होंने मुझे जब रिश्ता कर दिया, रोका कर दिया। रोके में क्या रहता है, हमें मिठाई दी जाती है, मान दिया जाता है कि हमने बच्ची रोक दी, उसके बाद सगाई होती है, उसके बाद शादी होती है, ऐसा होता है। तो मुझे रोक कर चले गए थे मेरे ससुर जी और मेरे ताऊ ससुर जी। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा बेटा देख, हमने जो बोला वो तूने किया, लेकिन मैं ये भी बोलती हूँ कि शादी के बाद अगर तू कल को कुछ शिकायत करती है, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब से लेकर शादी होने तक का टाइम तुम एक दूसरे को जान लो, पहचान लो, समझ लो। अगर तुझे कहीं ना कहीं ये लगेगा कि नहीं रिश्ता चले गया, तुझे नहीं समझ आ रहा है, तो ठीक है नहीं करेंगे। तो लेकिन ये मत कहना कि मैंने आप लोगों के कहने पे शादी करी और चीज़ें नहीं चल रही, क्योंकि शादी के बाद तो बेटा मैं तुझे घर नहीं बुलाऊंगी। मतलब बुलाना इन द सेंस लड़ाई झगड़ा कर आ रही है, कोई भी XYZ रीज़न। तो हम रोका होते ही हम मिले। मिलना इन द सेंस जो हमारा फर्स्ट मीट था वो था कि उनकी ड्यूटी थी मॉडल टाउन में, कुछ ड्यूटी करने गए हुए थे वो, और वहीं पर मेरा कॉलेज हुआ करता था। पुलिस की ड्रेस में आगे? हाँ नहीं नॉर्मल ही ड्रेस में थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं ड्यूटी से छूट रहा हूँ, कॉलेज से मेरी इवनिंग शिफ्ट थी,
तो कॉलेज से आ रहे हो आप? तो मैंने कहा हाँ मेरा भी ऑफ हो रहा है। तो कहता है ठीक है साथ चलेंगे। तो वो फर्स्ट टाइम था जब हम एक साथ आए थे। और उससे पहले ये हुआ था कि नंबर एक्सचेंज हुए थे, तो मेरी मम्मी ने उनको नंबर दिया था कि बेटा मैसेज कर लेना उसको। उस टाइम मैंने एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा था, उससे पहले मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। ये कौन से सन की बात है? 2014 की बात है ये। और तो जब मेरी मम्मी ने बोला कि मैसेज कर लेना या बात कर लेना, तो मेरे हस्बैंड ने कोई मुझे मैसेज नहीं किया था और मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैसेज आएगा, कोई मैसेज ही नहीं आया। तो फिर मेरी मम्मी ने फिर उनको बोला कि बातचीत नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी, एक दूसरे को समझना भी ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और वो क्या मैसेज था उस 2011 साल सच में चंपू थे उस टाइम। मतलब अच्छा। उनको ना मैसेज भी टाइप नहीं करना आता था। व्हाट्सएप वगैरह उन्होंने भी रिश्ता होने के बाद डाउनलोड किया था। तो ये वीडियो भी देख रही नहीं वो सब मैं उनको बोल चुकी हूँ, उनको पता है मैं थोड़ी सी ऐसी बातें कर देती हूँ उनके लिए। तो वो क्या कर रहे थे, हाय। अब हाय के बाद मैंने इमिडिएटली हाय कर दिया। फिर उनको थोड़ा टाइप करना कम आता था, तो वो बहुत देर में उन्होंने टाइप किया कैसे हो। मैंने इमिडिएटली लिख दिया ठीक हूँ। लड़कियां तो वैसे ही तेज होती टाइप। हाँ। तो फिर वो कुछ भी लिख रहे थे, बहुत देर बाद लिख रहे थे। मैं कहा तो घमंडी आदमी है। तो फिर मुझे बहुत देर में चीज़ समझ आई कि जब उन्होंने एक दो चीज़ें और लिखी, वो प्रॉपर नहीं लिखा उन्होंने, तो मैं समझ गई कि नहीं भाई इनको तो करना ही है। तो फिर फ़ोन पे बात हुई हमारी। उसके बाद हम मेट्रो स्टेशन पे मिले। फिर एक बार बात होते होते उन्होंने कहा कि आलू के परांठे खाने हैं। तो मैं घर से परांठे बना के उनकी ड्यूटी पे, जहाँ उनकी पीसीआर में ड्यूटी थी, वहाँ मैं गई, उनको परांठा खिलाया। तब मैंने मुंह बांधा हुआ था, मतलब बहुत ही फिर वो मुंह खुलवाने के लिए बहाने कर रहे थे कि पेप्सी पी लो, पानी पी लो, ऐसे करके कि मैं मुंह खोल दूँ, बांधा हुआ था मैंने। लेकिन मैंने जो एक चीज़ अपने हस्बैंड में नोटिस की कि बहुत ही ज़्यादा शरीफ, बहुत ही शांत स्वभाव, मेरे लिए स्पेशली वैसे शांत स्वभाव के नहीं है। और एक होता ना तेजपना, दिखावा करना, वो चीज़ें नहीं थी। उससे भी बड़ी बात मेरा व्यवहार झेलना, मेरे नखरे उठाना। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि दिखावा नहीं है, पर जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो बोलते ही पूरी हो जा रही है। तो एक और फोटो में ही बुरे लग रहे थे, सामने से सुंदर थे। मतलब मैंने सामने से उनको मेट्रो स्टेशन पे देखा तो फोटो में ही बुरे थे, वैसे सही थे। हाँ मतलब वही बात हो गया, बच्चा का भाया का मन भाया। मुझे जो अट्रैक्ट किया था मेरे हस्बैंड का, वो नेचर किया था। और मैं तो आज तक यही डंके की चोट पे बोलती हूँ। और चाहे शर्त रखवा लो, चाहे कुछ, मुझे ऐसा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो मेरा, मुझे ऐसा लगता है मेरे हस्बैंड जैसा हस्बैंड ही किसी औरत को आज तक नहीं मिला होगा। जितना उन्होंने मेरे लिए कर दिया, चाहे वो सेक्रीफाइस बोलो, चाहे मेरे सपने पूरे करना बोलो, या जब मैंने सपने देखने भी नहीं शुरू करे थे, अगर मैंने बोला मुझे स्कूटी चाहिए, तो एक दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की क्या ही सैलरी होती है। तो उन्होंने हमेशा मेरे मुंह से चीज़ें निकली, वो हर इच्छा मेरी पूरी करी। ही इज़ द बेस्ट। आपको ये कब पता लगता है कि आपके हस्बैंड को एक ऐसी बीमारी है जो कि मतलब जिसका इलाज ना के बराबर है? मेरी बेटी 2 या 2.5 साल की थी। तो 2016 में मेरी बेटी हुई थी। और तो वो जब 2.5 साल की हुई या 2 साल की थी, अब तो एक्यूरेट मुझे नहीं याद, तब एक दिन मेरे हस्बैंड ना, मतलब मेरे हस्बैंड को खांसी की दिक्कत थी। कब से? शादी के टाइम से मैं देखती आ रही थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई फूड की वजह से, कोई चीज़ वो खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं, उस वजह से खारिश बन जाती है, इस वजह से वो थोड़ा खांसते रहते थे। फिर ठीक हो जाता था वो। फिर मतलब ये ऐसा रहता था, 2 महीने में एक बार वो चीज़ हो जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा खांस, उन्होंने अपने दांत का इलाज करवाया था, तो उसके बाद उनका बुखार नहीं उतर रहा था और वो खांस भी रहे थे। तो मेरी मम्मी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है मेरे हस्बैंड को, बहुत ही ज़्यादा। तो उनका रहता है कि क्या हुआ, क्यों खांस रहा है? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे। तो फिर 2-3 बाद फिर मम्मी ने कॉल किया, तो तब भी वो आवाज़ आ रही है उनके खांसने की। तो मम्मी ने कहा कि नहीं इलाज करवाओगे क्या? गुस्से में आ गई मम्मी। तो मैंने कहा यही नहीं जा रहे, मैं तो बोल रही हूँ कि चलो डॉक्टर के, तो नहीं जा रहे थे ये।
तो मम्मी ने कहा, मेरी मम्मी के वर्ड्स थे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो मैं पैसा दे दूंगी, आ जाओ डॉक्टर के इलाज करवा लो। तो वो मेरे हस्बैंड की ईगो पे लग गई बात। मेरे हस्बैंड तो आलकस में नहीं जा रहे थे, मम्मी ने ये बात बोल दी, ईगो पे लग गई। तो उन्होंने मुझे बोला, मैं स्कूटी नहीं चलाऊंगा, तू चला कर जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, तू चलाएगी, मैं पीछे बैठूंगा। ऐसा मैं कहा ठीक है। मेरी मम्मी ने वहाँ एक पर्टिकुलर डॉक्टर है उनके लिए बोला था कि उत्तम नगर में एक डॉक्टर है, उनको दिखाना। तो वहाँ मैं स्कूटी, रात को ठंड का टाइम था, चला कर लेकर गई और उन डॉक्टर ने उनको देखा। एक बहुत ही छोटे से क्लिनिक पे बैठे हुए थे वो डॉक्टर, नामी डॉक्टर हैं पर वो। तो उन्होंने देखा उनको और उन्होंने रिपोर्ट्स के लिए बोला, मतलब कुछ CBC वगैरह चेक करवाने के लिए बोला, टेस्ट वगैरह बोला। तो अगले दिन जब वो रिपोर्ट्स आई, उन रिपोर्ट्स में डॉक्टर को पता था, डॉक्टर ने सिर्फ मेरी मम्मी को बताई थी ये बात, मुझ तक तो ये बात ही नहीं पता थी। फिर मेरे भाई को बताई गई। मुझे तो ये बात जब क्लियर कर दिया उस रिपोर्ट में, क्लियर हो गया। हाँ, मुझे बात पता चली जब मेरे हस्बैंड को एडमिट हुए 15 दिन हो गए थे, तब तक मुझे किसी ने नहीं बताया था। 15 दिन जब एडमिट हो गए और मैं रोज़ पूछ रही हूँ, अरे क्या हुआ, आप घर क्यों नहीं आ रहे, अभी तक क्यों एडमिट कर रखा है, तो मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा था। इधर वाली फैमिली में पता था, ससुर वाली फैमिली में? मुझे ये चीज़ तो नहीं पता कि उनको पता था कि नहीं पता था, पर मेरी मम्मी और मेरे भाई को पता था। और ये चीज़ मैंने आज तक भी नहीं पूछी कि मेरे सास ससुर को इस चीज़ का उस टाइम पता, शायद पता ही होगा, तो मुझे नहीं बताया गया था बस। फिर जब मुझे हो गया 15 दिन तक कि 15, मैं कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम कभी एक दिन के लिए भी दूर रहे हों या ऐसा, और वो 15 दिन हॉस्पिटल में हैं, बहुत बड़ी बात थी। तो मैं इरिटेट हो गई थी, तो सबने मुझे रोका कि नहीं जाना हॉस्पिटल, घर में रह, बच्चे को देख। तो मैं बस ज़िद्दी तो हमेशा से रही हूँ। मैंने स्कूटी उठाई और मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँच गई। ये पश्चिम विहार में हॉस्पिटल है, एक्शन कैंसर बालाजी। तो वहाँ जब मैं गई तो मैं सीधा डॉक्टर के पास जाके बैठ गई। तो तब मैंने उनको बोला, ऐसे ऐसे प्रदीप यादव है, मैं उनकी वाइफ हूँ, और क्या हुआ है उनको, अभी तक आप लोगों ने डिस्चार्ज क्यों नहीं किया। तो उन्होंने फिर मुझे, डॉक्टर बहुत ज़्यादा समझदार हैं, JB शर्मा डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, उन्होंने मुझे बिठाकर पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे है। उन्होंने मेरी उम्र पूछी पहले, और फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है और सर्वाइवल चांस नहीं है। तो फिर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूं, क्या बोलूं। मेरी मम्मी मुझे उस टाइम तक भी डॉक्टर के पास नहीं जाने दे रही थी। मेरी मम्मी भी उस टाइम हॉस्पिटल में थी, वो नहीं चाहती थी कि मुझे पता चले। मैंने कहा फिर भी कुछ तो उम्मीद होगी, जबकि मेरे हस्बैंड किसी तरीके का अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, कोई सिगरेट तंबाकू, कोई बुरी आदत नहीं है उनके अंदर। तो डॉक्टर ने बोला 10% है। तो बस वो 10% की उम्मीद लेकर मैं अपने हस्बैंड के पास पहुंच गई। फिर मुझे वहां जाकर ये पता चला कि मेरे हस्बैंड को भी प्रॉपर बात घर वालों ने नहीं बताई हुई है। वहाँ मैंने एक डिसीज़न लिया कि रोना धोना, तो पहले तो जैसे ही मैं रूम में घुसी, मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, और मेरे जेठ जी वहाँ खड़े थे, ताई सास के बेटे, और मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को देख कर रोने लग गए थे उस टाइम। फिर मैंने एक डिसीज़न लिया कि छुपाना, झूठ बोलना या धोखे में रखना, अंधेरे में रखना तो बेवकूफ़ी है अभी। तो मैंने उनको बिठाया, उनसे पूरी बात की कि ये बात है, ये सर्वाइवल चांसेस है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं बचूंगा मैं कहा नहीं बचोगे, 10% है अभी चांस। मैं कहा कोशिश की जा सकती है। सही बात। तो बस उस दिन के बाद हमारी एक जर्नी शुरू हो गई, एक कोशिश शुरू हो गई, और वो 10% की उम्मीद इतनी अच्छी थी कि आज मेरे हस्बैंड एक अच्छे एथलीट भी हैं, एक अच्छी ज़िंदगी भी जी रहे हैं, और बस अब चीज़ें ठीक है। आपका सोशल मीडिया का सफ़र शायद उसी रात से स्टार्ट हुआ हो? हाँ, मेरे ससुर जी भी दिल्ली पुलिस में हैं, और उस टाइम तक मेरा देवर कोई जॉब कर नहीं रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड की जॉब को मेरे ख्याल से 2 से 3 साल ही हुए थे उस दौरान, या 5 साल, सॉरी 5 साल हुए थे उस दौरान मेरे हस्बैंड की जॉब को। तो सरकारी नौकरी का आदमी क्या ही जोड़ लेता है, उसमें शादी भी कर ली, और कुछ था नहीं खास जोड़ा हुआ अमाउंट। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत अच्छा अमाउंट लग जाता है, मतलब कहते हैं घर बिक जाते हैं लोगों के। सरकार दे रही थी, लेकिन एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पूरा होने में एक टाइम लगता है, कई बार महीने भी लग जाते हैं। पर हॉस्पिटल इतना इंतज़ार नहीं करता, हॉस्पिटल को वीकली अमाउंट की पेमेंट चाहिए, तो वो तो हमें अपनी जेब से ही देना है, बाद में जो हॉस्पिटल दे रहा सरकार दे रही है वो चीज़ अलग है। तो ऐसा एक टाइम आया कि पैसा ख़त्म हो गया था हमारे पास। तो मेरी सासू माँ ने मेरे ससुर जी को याद दिलाया कि
2 लाख की कोई एफडी रखी हुई है, वो और तोड़वा लो, 2 लाख हो रहे हैं उसमें, वो भी हो गया। उसके बाद 6 लाख का कर्जा भी ले लिया। तो उस टाइम मैंने एक चीज़ देखी कि सब बहुत परेशान है, मेरे हस्बैंड भी, मेरे ससुर भी, सिर्फ पैसे को लेकर। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ना हमेशा एक मेरे अंदर रही है कि मुझे बैठकर रोना या सिचुएशन से डर के बैठना मुझे कभी नहीं पसंद था। मुझे था रास्ता निकालो। तो रास्ता निकालने की कोशिश की मैंने, और उस कोशिश में मैंने अपनी एक फ्रेंड थी, उसको प्लेटलेट्स के लिए, मतलब जब मैंने कोशिश की तो उसमें मैं इंटरनेट पे, कहते यूट्यूब पे सर्च करती थी कि घर बैठे बैठे कैसे पैसा कमाएं, आसानी से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, ऐसे करके मैं चीज़ें सर्च कर रही थी। तो मुझे कुछ मिला नहीं है सच। फिर मेरी एक फ्रेंड है, मैंने लोगों को फ़ोन करती रहती थी, यार आपका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है क्या, यार प्लेटलेट्स चाहिए, या तू कैसे हेल्प कर सकती है क्या। तो उसने मुझे कहा कि मैं, वो पंजाब में रहती है, सुरभि पावा नाम है उसका। तो उसने कहा मैं ऐसे तो कोई हेल्प कर नहीं सकती हूँ दी, बहुत दूर है आपकी जगह, पर हाँ मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट कर सकती हूँ। उसको एज एन कोऑर्डिनेटर रखा हुआ था उस एप्लीकेशन में, कि वो क्रिएटर्स को जोड़ रही थी उसमें। उसने कहा मैं ऐसे हेल्प कर सकती हूँ कि आप इस एप्लीकेशन से कमा सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूछ कर बताती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली कि ऐसे ऐसे वो बोल रही, क्या मैं कर लूँ। तो मेरे हस्बैंड को था कि पता नहीं मैं कब तक हूँ कब तक नहीं हूँ, तेरा जो मन है तू कर ले। उन्होंने वैसे भी मुझे कभी रोका टोका नहीं, लेकिन वीडियो बनाना हमारी कम्युनिटी में बहुत बड़ी बात थी। मैं इकलौती पहली यादव बहू हूँ, या यादव कम्युनिटी में इकलौती बहू थी जिसने वीडियो का प्लेटफॉर्म चूज़ किया, जो सोशल प्लेटफॉर्म पे हमारे में है कि घूंघट और इतना लंबा दुपट्टा होना चाहिए, दामन वगैरह ये सब चीजें देखी है मैंने। जो हमारे में लहंगा लुगड़ी होती है, हाँ, दामन हमारे में नहीं होता। हाँ वो लहंगा टाइप। हाँ, मेरे पास गांव है ना हिर माजरा, हाँ, तो वहाँ पे भी यादव हैं, हाँ, अहीर हैं, यादव हैं, तो उनका वही है दामन टाइप से जो भी है, आप बता रहे हो आप। हमारे में होता है कि आपकी चोटी भी नहीं दिखनी चाहिए, घूंघट होना चाहिए। तो वीडियो बनाना तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड ने तो उसी टाइम कह दिया कर ले जो तुझे सही लग रहा है। और आपने ये बोला था कि भाई मैं इससे कुछ अर्न हो सकता है? हाँ, अर्निंग के पर्पज से ही बोला था मैंने कि क्या पता इससे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा कर पाए हम। तो उन्होंने कहा जो तुझे सही लग रहा कर ले। उनका तो ये भी था कि इससे क्या कमा लेगी, यहाँ पर तो हफ्ते के लाखों रुपए लग रहे हैं, क्या कर लेगी। तो इस बीच रंग भी देखे होंगे लोग आगे आपने, रिश्तेदारों के और भी बहुत सारे यार दोस्तों के। जो मेरे बहुत क्लोज लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं बहुत ही कम लोगों से कनेक्टेड हूँ। दुनिया का मोह, यारी, दोस्ती, रिश्तेदार मैंने सब त्यागे हुए हैं, सब। रीज़न यही है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, जो मेरी उम्मीदें थी, जो मुझे लगता था कि ये परिवार है, यहाँ चीज़ें बचपना गुजरा है, या यहाँ से ये चीज़ हो सकती थी, वहाँ से मुझे सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ देखने को मिली। ये जब ये आपकी लाइफ में जब ये चीज़ें आई, हाँ, मुझे जो उस टाइम दिखाई दिया वो था मैं चीज़ें कैसे कर रही थी मैनेज। मैं सच्ची बताऊँ तो मैं आज भी उस पल में जाना नहीं चाहती, और लेकिन मुझे पता है कि मैंने वो चीज़ें कैसे सरवाइव की। क्या उम्र होती है, 22 साल की होंगी मैं, 23 की होंगी लास्ट, क्या उम्र होती है ये। तो जहाँ मुझे था कि मुझे सपोर्ट मिलेगा, जहाँ एक होता है ना ब्याह शादी में होते हैं, आप बैठे रहते हो, रिश्तेदार चीज़ें कर रहे होते हैं, आपके सर पे इतनी सरदर्दी नहीं होती। वहाँ ऐसा था कि चाहे ब्लड हो, प्लेटलेट्स हो, हॉस्पिटल का हो, कुछ भी हो, मैं अपने परिवार की देखूँ तो मैं अपने आप को अकेला खड़ा पा रही थी। हाँ, वो कॉल पे कनेक्टेड थे, कॉल पे पूछ रहे थे हाल चाल वगैरह। सबसे ज़्यादा जिसने साथ दिया वो थे मेरे ताई सास के छोटे बेटे। वो तो ऐसे खड़े हुए थे जैसे वो ही माँ बाप है, उनका ही बच्चा हॉस्पिटल में है। उन्होंने जितना कर दिया ना, एक मैं कहूँगी कि उन्होंने जितना कर दिया ना किसी ने नहीं किया, और कोई कर भी नहीं सकता जितना उन्होंने कर दिया। वो दिन रात उस हॉस्पिटल में रहे, उन्होंने बहुत किया। फिर मेरे सर्कल के मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे प्लेटलेट्स और ब्लड में बहुत सपोर्ट किया। और उसके अलावा मेरा जो देवर है, सगा देवर, उसका ग्रुप, हम अपने देवर को कहते थे तू नौकरी नहीं लगेगा, पूरे दिन हांडता रहता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं, ये लंगवाड़ों के साथ घूमता रहता है। स्पेशली मैं तो बहुत उसको कहती थी
लेकिन जब जब बुरा वक्त आता है ना, मेरे देवर के दोस्त तो ऐसे खड़े मिलते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में रुकने का काम हो, चाहे वो ब्लड प्लेटलेट्स का हो, चाहे भाग दौड़ का कोई भी काम हो, ऐसे खड़े मिलते हैं जैसे खुद के परिवार में कुछ चीज़ करनी हो। तो उनके लिए तो मैं आज तक इतना सम्मान रखती हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको मेरी होली की व्लॉग में या होली के वीडियोस में, रील्स में आपको देखने को बहुत मिलेगा। पहले देखी थी मैंने। हाँ, तो मैं जो सबसे ज़्यादा लठ मार रही होती हूँ उनको ही मार रही होती हूँ। तो वो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बाकी मैंने अगर सिर्फ अपने साइड से देखा जाए तो मैंने हमेशा अपने आप को अकेला ही पाया है। जिन लोगों से मुझे जो उम्मीदें थी या जिन लोगों को जो करना चाहिए था, जिस लेवल पे करना चाहिए था, नहीं, वहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ थी। हालचाल पूछना, आ गए, बैठ गए, बेरा लेके चले गए, वो चीज़ें थी। अच्छा, वो जो ऐप आपकी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट करी थी, तो फिर उसमें वीडियोस आपने स्टार्ट करी, और मैंने सुना कि एक वीडियो आपने बनाई थी वो सुबह तक चल गई, कुछ ऐसा सुना था मैंने। हाँ, वीडियो का क्या था कि मैं क्या कर रही थी, सिर्फ फ़ोन लिया, सामने रखा और लिपसिंग कर दी गाने में, ऐसा कुछ कर रही थी मैं। या मैं और मेरा हस्बैंड है, उस पे वो स्टिकर लगा दिया इफेक्ट टाइप का कि वो हेलमेट पहना हुआ है और गाना चल रहा है, जू दू 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 ऐसा करके, वो मतलब कॉमेडी टाइप की चीज़ें चल रही हैं। तो वैसी वीडियोस बना रही थी मैं। हुआ क्या, मैं हॉस्पिटल में जो 2-3 वीडियो बना लेती थी वो ठीक है, मुझे कंडीशन रखी गई थी कि आप जितनी ज़्यादा वीडियो बनाओगे उतना ज़्यादा आप अर्न कर लोगे इस एप्लीकेशन पे। अच्छा। तो मुझे तो था कि मतलब दिन की डाल दो 10-15 ऐसा करके, कुछ भी उठा आप फोन में जो भी डाटा था डाल है। तो बस वो कैमरा ऑन करती थी, जो साउंड होता था वीडियो बना बना के डाल देती थी, ऐसा था। लेकिन क्या हुआ, जैसे 2-3 दिन ही हुए थे मुझे वीडियोस बनाते हुए, तो मैं हॉस्पिटल से घर पहुंचती हूँ। घर पहुंच के 2-3 दिन के बाद मुझे था कि अब मैं हॉस्पिटल से रात को 8 बजे तक घर पहुंचती थी। तो मुझे हो ही गया था, कमाना तो है ही। और मैं घर पे गई, कमरे में अंधेरा सा ही था मेरे, एक छोटी सी लाइट हुआ करती थी बस। तो मैंने अपना शीशे के आगे फ़ोन रखा और एक वीडियो बना दी जिसमें सर पे मेरा दुपट्टा था और किसी गाने पे मैंने लिपसिंग कर दी, बस। सिंपल। सुबह उठी मैं, वो वायरल थी। मुझे ये नहीं पता था ये वायरल है या क्या है। उस एप्लीकेशन पे क्या रहता था, वीडियो के ऊपर, मैंने इससे पहले जो 2 दिन में वीडियोस बनाई थी, उस वीडियो के ऊपर 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए ऐसा लिखा आ रहा था। तो मैंने कहा ऐसे कैसे मैं कमाऊंगी, मतलब 5-5 रुपए में क्या ही होगा। वो वीडियो सुबह उठा, उस पर 2000 रुपए थे। अच्छा। तो अब सोचो कि उसने कितना वो वायरल हुई होगी, कितनी। कहाँ 5 रुपए, कहाँ 2000 रुपए। वो वीडियो ने मुझे सबकी नज़रों में हाईलाइट कर दिया था। उसमें पहले क्या रहता था, लोग सीधा वहाँ से उठाकर व्हाट्सएप पे शेयर करते थे वीडियोस। आज का टाइम में लोग इंस्टा स्टोरी लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, उस टाइम तो सीधा वीडियो उठाते थे व्हाट्सएप पे शेयर। अब वो मेरी वीडियो मेरी बुआ, सास, मतलब मेरे ससुराल के साइड के लोगों तक ज़्यादा पहुँच गई। और लोग मेरे ससुर से पूछ रहे हैं, लोग मेरे हस्बैंड को कॉल कर रहे हैं, ये तेरी बहू है ना, ये तेरी बहू है ना, ऐसा करके हो रहा है। इस टाइप की बात चलेंगे, आदमी इसका अस्पताल में पड़े, देख क्या है। वो तो नेक्स्ट लेवल चीजें हैं। लोगों के नजरों में ये था कि शर्म नहीं आ रही, आदमी तो इसका हॉस्पिटल में है, ये देखो कैसे मौज उड़ा रही है। लोगों ने तो इतना बुरा किया है ना मेरे साथ उस दौरान। मुझे लगता है कि जब ऐसा सेंसिटिव टाइम होता है ना, तो औरत चाहे कितनी बुरी हो, कितनी खराब हो, उसको आप सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं ये तो बेकार औरत है या घमंडी औरत है या ये डिज़र्व करती है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी हक नहीं है किसी भी औरत के बुरे टाइम पे ऐसी बात। किसी को भी हक नहीं किसी के बारे में बुरा बोलने का। किसने मेरे लिए जो पर्टिकुलर वर्ड्स आते थे वो मेरे ससुराल में जो अड़ोस पड़ोस मान लीजिए, या ये मान लीजिए कि हाँ ये थोड़े घरों में लगते हैं, सबका यही था कि शर्म नहीं आ रही, आदमी तो मरने की कगार पे है, ये कैसे मौज उड़ा रही है, ये तो भाग जाएगी, देखना इसके फैशन ख़त्म नहीं हो रहे, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ें। और वो चीज़ें इतनी ज़्यादा उन लोगों ने कर दी थी कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी उस दौरान। मतलब आप ये सोचिए, एक छोटा बच्चा है, मैं सुबह 6 बजे उठ रही हूँ, मुझे अपने हस्बैंड के लिए मील बना के लेके जानी, क्योंकि उनको हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं लग रहा था। उनका था कि मेरे हाथ का सांबर और इडली उनको बहुत पसंद थी, तो मैं सुबह वो बना कर लेके जा रही थी। और एक कंडीशन थी कि आप खाना लास्ट 1.5 घंटे के अंदर ही कंज्यूम कर सकते हो, उससे ज़्यादा बासा खाना आप नहीं दे सकते हो उनको।
तो वो करना, फिर भागकर हॉस्पिटल में ये नहीं था कि मैं उनके पास बैठी हुई हूँ, वो चीज़ें नहीं थी। मतलब पूरे दिन रात मैं कभी ब्लड बैंक में जा रही हूँ, कभी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, पता नहीं कितनी भाग दौड़ करती थी। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। मैं जब हॉस्पिटल पहुँचती थी सुबह, तो मेरे हस्बैंड वो थाली लेके रख लेते थे हॉस्पिटल वाली, और मेरे लिए रखते थे कि वो आएगी, वो खा के नहीं आई होगी, खा लेगी इसको। तो बस वो खाकर फिर अपना पूरा दिन करते थे, और रात को मैं 8 बजे अपने घर पहुंचती थी, वहाँ अपना बच्चा देखती थी, घर का खाना पीना बनाती थी, खाना पीना देखती थी। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम होता था वहाँ पर मेरी सास मुझे बताती थी फलानी ये बोल कर गई, या ये बातें हो रही हैं, या मेरी जेठानियाँ आ गई, वो मुझे कुछ बता के चली गई कि ये बातें हो रही। तो वो मेरे दिमाग में इतनी इफ़ेक्ट करने लग गई कि मैंने अपने कमरे की लाइट जलानी बंद कर दी थी। मैं घर में मतलब घर क्लेश भी स्टार्ट हो गया, ससुर ने, सास ने, भाई तू रुक जा, क्या कर रही है, मतलब इस टाइप की जो बाहर वाली चीजें थी वो घर में आके घर करने लगी थी? नहीं, मेरी सासू माँ बहुत सपोर्टिव रही हैं। अगर जो मुझे बहुत टाइम से देखते आ रहे वो देखेंगे कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो मेरी सासू माँ के साथ ही हुई थी वीडियोस की, हस्बैंड के साथ जो बनाई थी। देखिए मैंने देखी। मेरी सासू माँ हमेशा कहती थी बना ना, बोलने दे जिसको जो बोलना है। तो मेरे ससुर थोड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा ये क्या कर रही है फलान ढिमकाना। वो मुझे एक चीज़ बोलते थे, ये चीज़ सामाजिक नहीं है जो तू कर रही है, पर वो भी उस टाइम नहीं बोला, उसके बाद बोलना शुरू करा, क्योंकि लोग उनके कान भर देते थे। और ये सामाजिक वाली चीज़ उन्होंने 2 से 3 बार मुझे बोली। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने मुझे देखा कि मुझे लोग सम्मानित कर रहे हैं, मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं, नामी लोगों के साथ मैं बैठ रही हूँ, उनके साथ मेरी वीडियोस आ रही है, तो उनको ये हो गया कि हाँ ये सही कर रही है, ठीक कर रही है। वो थोड़ी पुराने सोच के हैं, तो वो भी अपने हिसाब से सही थे। क्योंकि अब देखो पुराना जमाना है, तो आज नए आदमी आ गए, नई जनरेशन आ गई, तो जमाना नया हो गया, लोग बदलने लगे, इज्जत भी उस तरीके से मिलने लगी, तो लोगों को फिर समझ में भी आ जाता है कुछ टाइम के बाद। मेरी सासू माँ ने ना मुझे कभी पहनने ओढ़ने के लिए टोका कि मैं क्या पहन रही हूँ, क्यों, कुछ भी मैंने किया है मेरी सासू माँ ने मुझे फुल सपोर्ट किया, कोई रोक टोक कभी रही नहीं। ना मुझे ये कहा कि तू देर तक क्यों सो रही है या ये काम करना है, कोई चीज़ मुझ पर कभी थोपी नहीं। तो मुझे ससुराल बहुत अच्छा मिला, क्योंकि डिसीज़न ऑब्वियस सी बात है मेरी मम्मी का था, और उन्होंने कहा था माँ बाप जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो बहुत ही अच्छा डिसीज़न मेरी मम्मी ने मेरे लिए लिया। ससुराल भी बहुत अच्छी मिली मुझे। और आज के टाइम पे तो और ससुर जी का मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि उसी दौरान जब वो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर स्ट्रिक्ट थे, तो उसी दौरान उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि भाई ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी नहीं कहा कि बंद कर दे, या प्रदीप जी मेरे हस्बैंड जी को कुछ कहा हो कि क्यों करवा रहा है, ऐसा भी कभी कुछ नहीं कहा। एक टाइम ऐसा है, हम किसी फंक्शन में गए थे, और उस फंक्शन में ना एक प्रॉपर वर्ड यूज़ किया गया था मेरे ससुर जी के आगे, तेरी बहू तो नाचती है। तो मेरे ससुर जी ने उस टाइम, एक औरत ने ये बात बोली थी, बहुत अच्छा जवाब दिया, करारा जवाब दिया, इतने अच्छे से लताड़ा। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे ससुर जी सपोर्ट में हैं, अगर ना होते तो वो मुझे ही आके डांट रहे होते कि तेरी वजह से मुझे ऐसा सुनने को मिला। वो नेगेटिव आदमी के काम होते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि बाकी तो तुम रागनियों में जाते हो, लोगों को देखते हो, हीरोइनों को फ़ोनों में देखते हो, हमारी बहू कर रही तो ख़राब हो गई। और भी बहुत चीज़ें बोली थी वो, जब मैं यहाँ बोल नहीं सकती। तो मेरे ससुर जी जब गुस्से में आते हैं तो वो किसी को नहीं बख्शते। तो हाँ, वो भी सपोर्टिव रहे। अच्छा, 22 साल की एज थी आपकी जब आपकी लाइफ में ये मोड़ आया था? हाँ, 22-23 की मान लीजिए। तो 22-23 में आदमी ठीक ठाक मतलब चीज़ों को समझने लग जाता है, ठीक ठाक लोगों का अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। हाँ। तो कभी मतलब ये सोचा कि अगर 1% भगवान ना करे, 10% वाला जो सीन है कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? तो वो समय लाइफ में कैसा रहा? वो चीज़ तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी, ये चीज़ तो दिमाग में ही नहीं थी कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि उतना दिमाग ही नहीं था। कभी गांव में रहे नहीं, शहर में रहे, शहर में कोई दोस्त वगैरह कभी था नहीं, मैं और मेरे भाई साथ रहते थे, तो इतना दिमाग तो मतलब चला ही नहीं कि बाद का क्या है या फ्यूचर क्या है या बच्ची का क्या होगा, मैं सर्वाइव कैसे करूँगी, नहीं। तो इतना हमेशा रहा था कि जो मेन मेरे दिमाग में रही थी वो चीज़ यही रही थी कि 10% ही 100% बनाना है, वो एक जीरो ही बढ़वानी है बस। मतलब मैंने कभी नेगेटिविटी अपने दिमाग में ली ही नहीं कि क्या होगा या क्या करना है, अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा। मेरे हस्बैंड बल्कि कहते थे ये बैंक डिटेल्स हैं, मैंने यहाँ तुझे नॉमिनी किया हुआ है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो अपनी, ये नहीं कि तू भी सिपाही बन जाए, तू एडुकेटेड है, तू अपने अपर पोस्ट के लिए करियो। वो मुझे बहुत चीज़ें बोलते, मैं कहती आप चुप हो जाओ,
मैं अपने हाँ, आप ठीक देख बात रही है। हूँ। तो वो थोड़ा सोच के मुझे चीज़ें बताते रहते थे कि मैंने ये पॉलिसी करवाई हुई, ये उनका देख लियो। वो मुझे थोड़ा डील करना सिखाते थे। कोई कुछ भी बोले ना कि ये चीज़ मत कर या छोड़ दे, तो अपना हक रखियो, अपना हक मत जाने दियो। वो मुझे ये समझाते थे और मैं उनको कहती थी कि खाना खाओ। वो कहते थे नहीं, मतलब कीमोथेरेपी चलती थी उनकी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, आप खा नहीं सकते, आपका पूरा गला फल जाता है, पूरा फाले हो जाते हैं। तो लड़ाई झगड़ा करके मेरा काम यही रहता था, खाओ, खाओगे तभी सरवाइव सही कर सही पाओगे। सही सही सही। फिर उनको हॉस्पिटल का नहीं अच्छा लगता था, तो फिर मैं घर से बना कर लेके जाती थी। बस मेरा मेन मोटिव होता था ये खाते कितना रहना। टाइम रहा ये आपका? 6 महीने वो हॉस्पिटलाइज रहे। 6 मंथ। हाँ, और उसके बाद रेगुलर डॉक्टर विजिट, एक आधी बार एडमिट होना, मेडिसिन्स आज भी चलती है मेरे हस्बैंड की। लेकिन हाँ, अब वो एडमिट वगैरह, अब वो क्योर हो चुके हैं, पर मेडिसिन्स हैं अभी भी। अब वो जो उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम थी वो कम हो गई, अब ना के बराबर या खत्म नेगेटिव? ही हो गई। बस वो चीज़ है कि अब उनको मेंटेन करना है कि वापस ना हो, उसके लिए दवाइयाँ चलती हैं। मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर किसी को भी कैंसर की प्रॉब्लम है ना, तो आप एक राजस्थान में एक जगह है देवमाली, वो इंस्टाग्राम पे वो आई थी करीबन 1 साल पहले, किसी ने वीडियो बना के डाली थी। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टाइप की दिक्कत हो, वहाँ पे झाड़ा लगता है, आप वहाँ पे चलो जाओ। अमेरिका से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, डॉक्टर को भी जिसको कैंसर हो गया ना, वो भी वहाँ जाते हैं और वहाँ के रिजल्ट भी 99% है। ऐसा कुछ हमें भी लोगों ने सजेस्ट किया था, लेकिन उस दौरान मैं तो नहीं, अभी भी जाना चाहिए। हम्म, आप जाओ वहाँ, 3 दिन का झाड़ा लगता है और 4 महीने लगता है वहाँ पे। मेरी आंखों के सामने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको नाड़ी लगी हुई है, जिनको 1 महीने में चले जाएंगे वो, वाह, और वो रिकवर हो गए। बहुत सारे लोग रिकवर हो गए वहाँ से, बहुत वो बड़ी लाखों लोग वहाँ पे से ठीक हो रहे हैं। देवमाली तो गूगल करोगे तो यहाँ से करीबन 600-700 के बीच में है, तो आप चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे। मैं आज जाके सर्च करूँगी। हाँ, चलती बात पे एक और बता देता हूँ, शुगर की किसी को प्रॉब्लम है, थायराइड की किसी को प्रॉब्लम है, भाई ये प्रमोशन नहीं है, कभी कोई सोचे प्रमोशन है। बिहारगढ़ एक जगह है देहरादून से पहले, मैंने कई लोगों को वहाँ से दवाई दिलवाई है, तो वो शुगर को इस लेवल तक डाउन कर देता है कि लाइफ में दोबारा होगा नहीं, नॉर्मल आएगा, मतलब आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा, आपको लाइफ में दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो मॉर्निंग में दवाई देता है 7 बजे। किसी को चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, हम बता देंगे आपको। वहाँ के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी हाँ, बहुत हो रही वहाँ पे ऐसा है, वो दवाई पिलाता है, और दवाई पिलाने के बाद आपके बॉडी के अंदर जो जहाँ पे जो जमा हुआ है ना, वो सब बाहर निकल जाता है, और वो इतने गंदे तरीके से बाहर निकलता है, वोमिट होता है, और आपको मतलब वैसे मतलब एक प्रॉपर रूम लेना पड़ेगा, आपका बहुत बुरा हाल होता है ऊपर, मतलब एक हर एक एंगल सफाई कर देता है बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है। और मेरी मिसेज को हुआ था शुगर, हाँ, उनको दवाई दिलवाई थी, ओके, अब 40 दिन का परहेज देता है वो, पर चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हैं उस आदमी की, दोबारा होता नहीं है फिर। बहुत सारे लोगों को हुआ था, जिन्होंने हमारे को बताया था, वो सब ठीक हो गया। तो शुगर तो एक धीमा जहर है बॉडी के अंदर, आराम आराम से आपको खा जाएगा, पहले डाउन करेगा, फिर ऑर्गन्स को खा जाएगा। हाँ, फिर उसमें कहते हैं कि अगर जख्म हो जाता है तो वो भी नहीं भर पाता है, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, आपके हस्बैंड घर आ गए, फिर तो लाइफ नॉर्मल होगी जब वो ठीक हो गए, रिकवर करके घर। उस रिकवरी में कितना टाइम लग गया उनको? 6 महीने बाद जब घर आए, प्रॉपर एक नॉर्मल, भाई अब ये नॉर्मल हो गया? ऐसा तो मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, बस ये था कि जब वो घर आ गए तो रूटीन में सवेरे उठना में, हाँ, मतलब ये था कि मास्क लगा के रहते थे वो, मास्क लगा के रहना, प्रॉपर खाना खाना, हाइजीन तरीके से खाना बनाना, वो चीज़ें चल रही थी, मेडिसिन चल रही थी। और ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैं खुद गई थी हॉस्पिटल, और मैंने अपने डॉक्टर से बोला था कि अब ये ठीक है ना। तो डॉक्टर ने उस टाइम तो ये कहा था कि देखो परहेज रखने पड़ेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, पॉल्यूशन से बचा के रखना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। हाँ, तो मतलब उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हाँ, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ना। तो बस मेरे दिमाग में आज वही चीज़ चलती है कि उनकी डाइट का ध्यान रखना है, वो कहीं जा रहे हैं तो ज़्यादा लोगों की भीड़ में ना जाएं। अगर ऑल ऑफ सडन हमें फॉर एग्जांपल कहीं प्रमोशन पे जाना है तो थोड़ी देर के लिए मास्क हटवाती हूँ, वरना मास्क में रहते हैं। आप उनको देवमाली लेके जाओ, आप बोलोगे कि मज़ा आ गया, नॉर्मल हो जाएगा, डिटेक्ट ही नहीं होगा, किसी टेस्ट में भी नहीं आएगा।
हाँ, अब तो टेस्ट वेस्ट में भी नहीं आता। अब ले जाओ उसको, आगे भी लाइफ में भी अब आगे भी नहीं होगा अगर मतलब चीजें भगवान ने इतनी लिख रखी हैं तो। बिल्कुल, मैं एक कोशिश हाँ, आप जरूर करो। सोशल मीडिया पे मतलब जो फॉलोवर बढ़ते हैं, जो आपके फॉलोवर बढ़े, तो आपको कैसा लगता था? मुझे आसानी से कभी कुछ मिला ही नहीं, फॉलोवर्स भी मुझे आसानी से मिले ही नहीं। बहुत ही मेहनत, बहुत ही ज़्यादा मेहनत। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इकलौती ऐसी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ ना कि कुछ भी मुझे आसानी से नहीं मिला। नहीं मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, पहले तैयार होके वीडियोस बनाओ, बहुत सारी वीडियोस बनाओ, वो चलती नहीं थी, मतलब इस टाइप का स्ट्रगल या कुछ और? यही स्ट्रगल फिर लोगों का, लोग अब जाकर लोग रुके हैं, वरना लोगों ने तो मुझे जीने ही नहीं दिया कभी। कभी नहीं जीने दिया मुझे लोगों ने। आपकी फैमिली से ससुराल वाली प्रॉब्लम कहाँ से ज्यादा होती थी? बातें सारी जगह से, चाहे वो मेरे मायके साइड का हो, चाहे वो मेरे ससुराल वाले साइड का हो, उन सबको ये था ये कोई अच्छा काम है, ये जो कर रही है कोई अच्छी चीज थोड़ी है, ऐसी चीजें। मतलब बहुत सारी पॉइंट्स निकलते थे, पॉइंट टू पॉइंट बोलूंगी तो लोग समझ जाएंगे हमारे लिए बातें की जा रही हैं। तो बिल्कुल भी मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन जब मेरे एक होता है कि धीरे धीरे फॉलोवर बढ़ना, फेस वैल्यू मुझे अच्छी मिल चुकी थी, ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी। लोग मुझे बहुत ही, जो बाहर के लोग थे, जो मेरे फॉलोवर्स, तो बहुत ज़्यादा प्यार हमेशा से ही करते आए मुझे। लेकिन जो मेरे फॉलोवर्स बढ़े, मैं हमेशा सोचती थी मेरे कब मिलियन फॉलोवर होंगे, या कब ऐसा होगा कि रातों रात एक फेम मिल रहा है, रातों रात मेरी हर वीडियो वायरल जा रही है। वो मैंने गाड़ी की वीडियो बनाना शुरू करा था अभी 1 साल से, जिसमें मैं अपनी कार ड्राइव करती हूँ, कुछ डायलॉग मारती हूँ और फिर गाने को गाती हूँ खुद की आवाज में। उसमें भी शुरू में लोगों ने कहा कि ये आपने किसी का कॉपी किया है क्या? नहीं, पर हाँ मैंने स्टार्ट किसका, कुछ देखो कोई भी चीज आदमी देखता है, कहीं ना कहीं आइडिया लगाता है, उसमें 19-20 चेंज करता है, तो आपने भी इसमें कुछ 19-20 चेंज किया? हाँ, मैंने लोगों को, एक कोई लड़की थी, वो क्या कर रही थी, कंडक्टर सीट पे बैठ के, सोनिया दैया, मुझे नाम नहीं पता, एक तो है जो गाड़ी चलाते चलाते गाती थी ना, एक वो सोनिया है शायद उसका नाम, सोनिया दैया लड़की है, वो अपना गाड़ी चलाते चलाते भी और रोक के भी, वो एक साइड पे फोन रख लेती है और कभी गाड़ी से उतर के डांस करती है। जो मैंने देखी थी ना, वो थी जैसे कार कोई और ड्राइव कर रहा है, वो कार के साइड वाली सीट पे बैठे, कंडक्टर सीट पे, और पीछे कोई बैठकर वीडियो शूट कर रहा होता था, वो बस गा रहे होते थे कि गाना चल रहा है, वो खुद भी गा रही है, वो बहुत अच्छा गा रही थी। तो जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा वीडियो कितनी वायरल है, और जब आप एक वीडियो देखते हो ना, उस टाइप की और भी वीडियो आने लगती है, तो मुझे था कि मैं भी करूंगी। तो मैंने एक वीडियो बनाई भी, वो वीडियो मेरी चली नहीं, तो फिर मुझे ऐसा लगा ये तो मेरी वीडियो चलेगी नहीं, तो मैंने फिर एक बार और कोशिश करी। अब मूड बन जाता है, चलो यार आज का अच्छा गाना है, मूड बन गया, चलो फिर करते हैं। तो वो भी मेरी नहीं चली। तो मैंने कहा किस्मत ही खराब है। फिर मुझे एक दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही ड्राइव करते करते मैंने एक डायलॉग मारा, मुझे वो वीडियो भी अब याद नहीं है, एक डायलॉग मारा और फिर मेरा ही गाना था, पता नहीं कोई और गाना था, वो गाना गा दिया, बस तहलका मच गया। उसके बाद तो जो भी, मतलब ऐसा हो गया था कि प्रमोशन कर रहे हो ना तो गाड़ी वाली वीडियो में ही करना, डायलॉग मार के ही करना, वो चीज़ हो गई थी। मेरी हर वीडियो इतनी खतरनाक वायरल, इतनी खतरनाक वायरल कि गाड़ी वाली वीडियो तो अगर आज भी मैं डाल दूँ ना तो वो आर पार जाती है। तो कॉन्फिडेंस आ गया ना फिर? उस वीडियो ने मुझे फॉलोवर्स दिए, उस वीडियो ने मुझे रातों रात फॉलोवर्स दिए। मेरा आज 1.3 मिलियन हो चुका है। तो गाड़ी वाली वीडियोस ने मुझे अच्छा खासा एक पुश दिया था मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। आज लोग ये भी कहता है वही हो ना जो गाड़ी में वीडियोस बनाते हो। जब मिलियन फॉलोवर हो गए और मिलियन से पहले तो आपके पास गिफ्ट आया करते, बहुत सारे सूटा की प्रमोशन आपने करी, तो कितने के पीछे उस टाइम पर कमा लिया करते जब स्टार्ट हुआ था ये? नहीं, स्टार्टिंग में तो मैंने बस सपोर्ट किया था, मतलब सिर्फ कपड़े मुझे भेजते थे, वो मेरा भी शौक था। मतलब बहुत कपड़े आया करते आपके पास, इतना मैंने पता है, मैं वीडियो देखा करता ना रोज, ये मुझे रिसीव हुआ है फलाने से, ये फलाने से, है ना, ऐसा ही था ना? शुरुआत ऐसी ही थी, लोग अपना बिजनेस करते थे। तो मुझे ना सबसे पहले, अच्छा मुझे याद आया, हाँ, कोई लड़की थी निक्की करके, तो उसने सबसे पहले मुझे सूट भेजा था, अप्रोच किया था, उसको किसी ने सजेस्ट करा था कि ऐसे ऐसे हमारे गाँव की है, तो वो बिजनेस कर रही है, तो इससे प्रमोट करवा ले। तो उसने मुझे भेजा, मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा हो सूट मिल गया, और देखो देखो मुझे सूट मिला। फिर मैंने पहली स्टार्टिंग स्टिच करवा के पहना, तो उसको भी अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद जब कहते हैं ना एक चीज़ कोई देख लेता है तो फिर वो सब भेड़ चाल करने लग जाते हैं, तो मुझे फिर बाकी पेजेस ने भी भेजने शुरू करे। मतलब ऐसा कपड़ों के मामले में तो आज तक ऐसा हाल है कि मेरे घर में जगह ही नहीं बची मैं कपड़े रखूँगा।
इतने सूट, इतने लहंगे, और अब तो प्रीमियम चीज़ों पे मैं ज़्यादा आ गई हूँ, महंगी महंगी चीज़ों पे। मतलब सूट वूट वो करते हो हाँ, आप? लहंगे सूट आज भी मैं प्रमोट करती हूँ। तो मतलब जैसे अब आपके सॉन्ग वो गाने लग गए, फॉलोअर भी अच्छे हो गए, तो प्राइस बढ़ा दिया होगा फिर आपने प्रमोशन का? नहीं, मैं पहले भी चार्जेस नहीं लेती थी सूट प्रमोशन करने के। आज मैं कुछ लोगों से ले लेती हूँ जिनको मुझे लगता है कि हाँ ये वेल सेटल्ड है, ये अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ये अच्छा कमा रहे हैं, इनको मुझसे फ़ायदा है, या फिर ये कर सकते हैं अफोर्ड। तो मैं जो अच्छा कर रहे होते हैं उनसे मैं चार्जेस ले लेती हूँ। अगर मुझे गलती से कोई ये बोल देते हैं कि भाई नहीं मैम चार्जेस मत लो, आप सिर्फ आउटफिट ले लो, तो मैं कहती हूँ ठीक है प्रीमियम आउटफिट आप मुझे भेज दो, और स्टिचिंग वगैरह मैं खुद ही अपना मैनेज कर लेती हूँ और मैं प्रमोट कर देती हूँ। मुझे लगता है कि जब मैंने शुरुआत की थी मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी वजह से किसी का बिजनेस चल रहा है तो ज़रूर। और बहुत हैं ऐसी लड़कियाँ, मुझे बड़ी खुशी होती है जो आज के टाइम पे मेरी वजह से बहुत अच्छा कर रही हैं। नीर है मेरी डिज़ाइनर बोलती हूँ मैं उसको, उसने एक छोटी सी दुकान पे मुझे बुलाया था, कमरा था उसका, उस कमरे में उसने मशीन रखी हुई थी और उसने मुझे बोला कि आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कर दो, मैं आपको ना अच्छा सा लहंगा बनाकर भेजूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे एक बहुत प्यारा लहंगा बनाकर दिया था, और उस दिन के बाद से आज तक ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है, आज तक मुझसे जुड़ी हुई है। आज उसने अपने घर के ऊपर एक बहुत ही अच्छा अपना दुकान टाइप का कर लिया है, बुटीक बोलते हैं, बुटीक कर लिया है। और आज तक वो बहुत थैंकफुल रहती है, बार बार मुझे थैंक यू बोलती रहती है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करने की कोशिश की है कि ये अपनी तरफ से अपना बिजनेस ग्रो कर पाएँ, और उन्होंने किया भी। तो पैसे से ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि लोगों का प्यार कमा लूँ और लोगों को मेरी तरफ से फ़ायदा हो जाए। पैसा भी कमाती हूँ पर वहाँ से जहाँ मुझे लगता है कि ठड्डा ठिकाना है। अच्छा, एक है ना अभी 20 दिन पहले ना एक सोशल मीडिया पे एक चीज ट्रेंड हुई थी, मैरी कॉम का नाम सुना होगा आपने? हाँ जी, ओलंपियन बॉक्सर रही हैं, वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, मूवी भी बनी है उन पे। हाँ फिल्म भी बनी है उन पे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपने आदमी को छोड़ दिया, डिवोर्स जो भी हुआ। तो उसने बोला कि वो करता क्या है, गली में फुटबॉल खेलता है और कोई पैसा कमाता नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि एक ओलंपिक वर्ल्ड लेवल तक वो पहुंची है तो उसके हस्बैंड का उसमें 2 बच्चों को संभालना कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा? क्योंकि देखो आप भी एक फीमेल हो और आप भी आज एक अच्छे लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, तो आपके हस्बैंड के बिना आप क्या यहाँ तक पहुंच पाते थे? 2 बच्चे आपके भी हैं, तो क्या उसकी ये स्टेटमेंट ठीक थी या गलत थी? कंट्रोवर्शियल हो सकता है मेरा स्टेटमेंट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समाज ने औरतों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो सही हैं, ना कभी मुझे लगता है करेगा समाज। औरत ने अगर बोल दिया तो सब उन पे उंगली उठा रहे हैं कि पति को छोड़ दिया, सक्सेस मिल गई, किसी और के पास चली गई। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जिसने बच्चे पैदा किए हैं उसने कितनी मेहनत की होगी, उसने कितने दिन रात एक किए होंगे, कितना कुछ सहा होगा? क्योंकि 2 बच्चे आए गए उनके सिजेरियन है, तब जाकर वो इस लेवल पर आई हैं। क्या सिर्फ बच्चे संभालने से वो यहाँ तक पहुँच गई होंगी? पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो नहीं है। 2 बच्चे मतलब आप जैसे आपका 1 महीने का कैंप लग रहा है भाई, आप इंडिया कैंप में हो, 1 महीना बाहर हो ट्रेनिंग के लिए, आप क्यूबा में गए हो ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि बॉक्सिंग वाले को तो हर एक जगह ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो बच्चे सिर्फ उन्हीं के हैं? नहीं, सब वो मतलब एक पार्ट है ना आपकी लाइफ का, पार्ट है। तो ये क्यों होता है, लोग ये क्यों सोचते हैं कि बच्चे हैं तो वो ही रखेंगी, अगर वो बाहर जा रही हैं तो वो उनको ही लेके जाना चाहिए था, उनके बच्चे संभाल लिए? नहीं भाई, बच्चे उनके हस्बैंड के भी बराबर है। अगर वो जा रही, देखो अगर हस्बैंड काम करने जा रहा है तो वाइफ पीछे से बच्चों को देख रही है, अगर आज वाइफ जा रही है तो हस्बैंड पीछे से बच्चों को देख रहे हैं। अगर बच्चों को संभालना इतना ही टफ है, इतना ही मुश्किल है कि तुम हर चीज़ औरत के सर पे डाल दोगे कि नहीं ये तो यही करेगी, खाना तो यही बनाएगी, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे उन दोनों के हैं। ऐसा तो नहीं था कि वो शादी से पहले किसी बच्चे को लेकर आई और उन पे एहसान कर दे, उन्होंने अपने बच्चे संभाले हैं। रही बात उनका ये स्टेटमेंट था, तो उनकी एक दूसरी बात भी थी कि जो मैंने पैसा कमाया वो पैसा मेरे हस्बैंड ने इलेक्शन लड़ने के लिए बर्बाद कर दिया। क्योंकि लोग उसी चीज़ को वायरल कर देते हैं जहाँ पर औरत का नाम खराब होना होता है। तो उनकी मैंने पूरा देखा था वो, तो उन्होंने उसमें बोला था कि मेरा
पैसा बहुत ज़्यादा लाखों में करोड़ों में उन्होंने इलेक्शन में ख़राब कर दिया। तो जब उन्होंने अपनी एक इच्छा रखी उनके हस्बैंड ने कि मुझे इलेक्शन लड़ने हैं, तो उनकी वाइफ ने उनको सपोर्ट करा, पैसा भी दिया, लेकिन पीठ पीछे से छुपा के वो बैंक में जाते थे, कभी 10 लाख रुपए निकाल रहे, कभी 20 लाख रुपए निकाल रहे हैं, और उन्होंने अपनी वाइफ को बताया नहीं। ये चीज़ उनकी वाइफ ने पकड़ी, क्योंकि बैंक के मैनेजर से बात हुई कि भाई वो वहाँ पर आए हैं, क्या करने आए, तो बैंक के मैनेजर ने उनको बताया कि भाई पैसा निकलवाने आए थे और इतना पैसा निकाल कर गए हैं। वाइफ ने जब वो घर पे आए तो वाइफ ने उनसे पूछा कि भाई तुम क्या करने गए थे, तो कहते पैसा ही निकालने गया था। कहते कितना? कहते वो 10-20 हज़ार रुपये मेरे बैंक में रखे हुए थे, वो बैंक बंद करना था, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने झूठ बोला अपनी वाइफ से, तो उनकी वाइफ को तो पता था क्या है। कई बार क्या होता है कि औरतों के अंदर होता है, वो हमेशा अपने हस्बैंड की एक पॉजिटिविटी ही पब्लिक के सामने रखती हैं, जो भी नेगेटिविटी होती है वो कभी दूसरों को बताती नहीं है, क्योंकि वो एडजस्ट कर जाती है, सर्वाइव कर जाती है, और वो हमेशा यही चाहती है कि हमारा परिवार में सब लोगों का ये रहे कि सब अच्छे हैं, कुछ भी बुरा नहीं है। बहुत ही रेयर औरतें होती है जो सब कुछ बता देती हैं। तो जो उन्होंने अचीव किया है वो अपने बलबूते पे किया है। अगर उन्होंने शादी की थी तो उनके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनके सारे सपनों में उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि जब हम फेरे ले रहे होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम आ रही होती हैं कि आप सपोर्ट करोगे, सम्मान करोगे, आप उनका साथ दोगे, वचन दिए जाते हैं। तो ये कोई एहसान तो कर नहीं रहे, ऐसा तो है नहीं कि भाई बीवी आई है सिर्फ किचन संभालेगी, बच्चा संभालेगी। ये तो समाज ने एक सोच बना रखी है। अगर उन्होंने मेहनत की है तो खुद के बलबूते पे की है, और ऐसा तो नहीं था। और उन्होंने दूसरा उस इंटरव्यू में ये भी बोला हुआ है कि कहाँ संभाले मेरे बच्चे, मेरे बच्चों को संभालने के लिए मैंने नैनी रखी हुई थी, 2 नैनी रखी हुई थी। ये लेट सो के उठता था, पूरे दिन पड़ा रहता था। ठीक है, हो सकता है एक टाइम को आपके बच्चे छोटे हों, एक टाइम ऐसा हो कि आपको आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, उसके बाद क्या किया आपने? अगर आपकी वाइफ कर रही है तो क्या आप हमेशा बैठे रहोगे? आप भी तो कुछ करोगे। उसी दौरान उनके हस्बैंड का भी एक वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में आप देख सकते हो वो गुटखा खा रहे हैं, उन्होंने ड्रिंक कर रखी है और वो बोल रहे हैं। तो उनके हस्बैंड ने क्या किया, जेन्युइनली उन्होंने क्या किया? वो कह रहे हैं कि मैंने अपना फ्यूचर रख दिया, साइड कर दिया। अगर हारना होता तो मैरी कॉम भी तो 2 बच्चों के बाद बैठ चुकी होती। अगर उनके हस्बैंड को करना होता, डेडिकेटेड होते उस चीज़ को, तो वो भी अपने सपने पूरे करते। जब मैरी कॉम नहीं रुकी तो वो कैसे रुक गए? तो मुझे लगता है बच्चे की जिम्मेदारी किसी औरत की नहीं है, बच्चे दोनों के हैं, पूरे परिवार का होता है। दोनों के हैं। और आप लाइफ में, अगर लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो तो साथ मिलके करो। वैसा नहीं है अब उसने पैसा कमा लिया, अगर ऐसा उड़ाएगा तो कोई भी नहीं रहेगा। मुझे बस एक चीज नहीं समझ आती, ऐसा कहता है कि इस तरीके से दिखाया जाता है कि एहसान कर दिया हो शादी करके, बच्चे भी तुम पिन पालोगे। वही चीजें पिन हुई थी और वही मीडिया में पूरा सर्कुलेट हो रही थी, पूरा वायरल वही थी कि भाई मैरी कॉम ने जिस आदमी ने इसको इतना वो किया और वो सब चीजें। और एक चीज़ आपने नोटिस भी की होगी, हमेशा यही स्टेटमेंट्स आते हैं, अरे उसका पति बहुत अच्छा, उसके पति ने अलाउड किया, उसके पति ने उसको परमिशन दी, उसके ससुराल वालों ने उसको परमिशन दी। एक इंसान ही तो आया आपके घर में, क्या उसकी अपनी ज़िंदगी की कोई आज़ादी नहीं है? उसको हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी एक पड़ेगी। चीज और भी तो होती है ना, सोशल मीडिया पे पूरी बात ना आए, आधी अधूरी कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल देते हैं तो ये लोग। लोगों की समझदारी होनी चाहिए कि उस चीज़ पे पूरा जांच पड़ताल की। आज का जमाना है व्यूज का, और व्यूज से आते हैं पैसे, और नाम फेम सारी चीजें मिलती हैं, तो वो सच्चाई से आए या झूठ से आए। अब आते हैं आपके सॉन्ग पर, हरियाणा इंडस्ट्री पर। तो पहला सॉन्ग आपको इंस्टा की प्रमोशन की वजह से, आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, आपकी रीच अच्छी है, उससे आपको सॉन्ग मिला या किसी और रेफरेंस से? जो मेरा सबसे पहला सॉन्ग था वो राजकुमार त्रियाल सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी। यादव कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारी कम्युनिटी के ऊपर ही वो गाने बनाते हैं। तो उन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू ही मुझे अप्रोच किया था, और उस टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मैं गाने कर रही थी, मतलब कोई चार्जेस वगैरह नहीं था। जो मेरी पहली पेमेंट दी थी वो भी उन्होंने ही दी थी, मेरे ख्याल से 2-3 गाने में उनके कर चुकी थी, तो उन्होंने 5,000 रुपये मुझे उसके पे किए थे। अप डाउन अपनी तरफ से सब कुछ, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलना ही बहुत बड़ी बात है गानों की। आपकी जॉइंट फैमिली है? हाँ। तो जो पहले गाने का ऑफर आया, चलो इंस्टाग्राम से तो ठीक है, प्रमोशन हो रहे हैं, आप इवेंट्स में जा रहे हो, तो गाने का जब ऑफर आया तो हस्बैंड तो आपके सपोर्टिव हैं, आपने बताया है, तो जो ससुर हैं वो तो पुराने ख्याला के हैं, तो चीज़ें वहाँ पे मुश्किल हुई फिर? उनको पता ही नहीं था। हुआ ये कि मेरे हस्बैंड को मैंने बताया गाने का ऑफ़र आया, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है चलते हैं, करते हैं। मैंने गाना कर लिया,
और मेरे देवर ने, जब वो गाना रिलीज हुआ, मेरे देवर ने जाकर मेरे ससुर जी को दिखा दिया। मजाक में सीरियस दिया कि मजाक में। अच्छा। मेरा देवर भी बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन वो उसको प्राउड फील हुआ कि मतलब गाना आना बहुत बड़ी बात है। पता उसको नहीं था, पता था भाभी ने गाना कर दिया? देवर को भी पता था। अच्छा। तो उसको जब गाना, मतलब ये था हम शूट करके आ रहे हैं, पर जब गाना रिलीज हुआ तो उसने देखा और उसको बड़ा प्राउड सा फील हुआ, खुशी से हुई कि गाना आया भाभी का। तो वो पापा के पास जाके सीधा, पापा देखो भाभी का गाना। ओहो, फिर मेरे ससुर जी ने तो अच्छी क्लास लगाई। बुला गए, आ जाओ भाई। मुझे मतलब मैं पर्दा करती हूँ अपने ससुर जी से, तो डायरेक्टली तो मुझे कुछ नहीं बोला, पर हाँ वो बोल रहे थे मेरी मम्मी से भी, मेरी सासू माँ से और मेरे हस्बैंड से भी, ये कोई अच्छी चीज़ें हैं, क्या मतलब है गाने करने का। तो ये चीज़ हुई थी, पहली बार ही हुई। लेकिन मेरे हस्बैंड एक चीज़ हमेशा मुझे कहते हैं कि तुझे जो करना है मुझे बता, मैं आगे अपने आप देख लूंगा। मैं अपने आप देख लूँगा। बस उनकी एक एक्सपेक्टेशन मेरे से रहती है कि मैं उनके माँ बाप का सम्मान करूँ। सही बात। बस वो कहते हैं अगर ये कुछ कहते हैं ना तो इनको तू डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेगी, मेरे को बता दियो, मैं अपने आप देख लूंगा। हाँ, वो तरीका है कि Situation भाई मैं handle कैसे कर हैंडल कर लूंगा। सही हाँ। बात है। अच्छा, एक इंस्टाग्राम पे ना काफी पहले मैंने एक रील देखी थी, तो भाई वो जैसे बड़ी सी उम्र का आदमी था, वो आया तो बहू ने उसको पल्ला कर लिया। हाँ। तो वो बोला बेटी पल्ला मत कर, मैं तेरी सारी वीडियो लाइक करा करूँ, तेरी डांस वाले। क्या ये आपके साथ भी ऐसा हुआ है? बेटी नहीं पल्ला मत करे, मैं तेरी सारी वीडियो देखूं, डांस की लाइक करा करूँ। हमारी साइड में जो मेरी फैमिली है, जो मेरी ससुराल है, वहाँ ये रहता है कि बहुएं बात नहीं करती, तो पल्ला रहता है, तो ऐसा डायरेक्ट बातचीत कुछ भी नहीं होती, तो कोई कुछ बोलता भी नहीं। ये चीजें तो हुई होंगी भाई, तेरा चाचा तेरी वीडियो देख रहा है, तेरा ताऊ तेरी वीडियो देख रहा है, बहुत 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 वीडियो बना हुआ है, इस टाइप की चीजें तो हुई होंगी जीवन में। इतना तो मेरे नज़रों में कभी कुछ आया नहीं, ना मेरे कानों में आया, पर हाँ मुझे इतना पता है सब देखते हैं मेरी वीडियोस। और वो तो वही बात है कि गांव में बच्चा बच्चा देख रहा है, बुढ़ा बुढ़ा बड़े बूढ़े सब देख रहे हैं, पर मैं तो फिर भी पल्ला करके चलती हूँ, इतनी मेरी कोई बातचीत है नहीं किसी से। और अब तो मैं एकदम ही डिटैच्ड हो रखी हूँ, मैं एकदम मतलब लोगों से ना मिलती हूँ, ना घरों में आना जाना, तो इतना मेरे कानों तक चीज़ें आती नहीं है। पर हाँ देखते सब हैं, सबका ये है कि जो स्पेशली औरतें हैं, बूढ़ी औरतें, बहुएं, उनकी बात वो डायरेक्टली मुझे बोल देती है, बता देती है कि फलाना भाई तेरी वीडियो देख रहा था या देखता है, ऐसे करके। अच्छा, नेम फेम मिलने के बाद नए दोस्त कैसे बनते हैं, और जो आपके रिश्तेदार भी नहीं है वो भी रिश्तेदार बनने की, और ये तो मेरी बेटी है, तो मेरी भाई की छोरी है, तो इस टाइप के रिलेशन कितने बनते हैं, कितने बने आपके? आज भी ऐसा होता है, ये मेरी फलानी की ये लगती है, पीहू तो हमारे इसमें ये लगती है। एक टाइम ऐसा था कि लोग मेरे साथ खड़े होकर वीडियो बनाने में भी शर्माते थे, इंसल्टेड फील करते थे, उनके लिए बहुत ही ख़राब चीज़ थी ये। आज एक ऐसा टाइम है कि वो कहते हैं अरे एक बार बात कर लेगी, वो तेरे से बात करना चाह रही है, या मेरे साथ मेरे ही घर परिवार के लोग ही फ़ोटो खिंचवा के डालते हैं, क्योंकि उनको ये भरोसा दिलवाना मुश्किल हो जाता है कि हमारे ही घरों में है। तो आज बिल्कुल वो चीज़ है कि आज हर कोई बहुत प्यार करता है, हर कोई मिलना चाहता है, और सब बहुत प्राउडली इस चीज़ को बताते हैं कि नए नए रिश्ते बन जाते होंगे। हाँ, कि पीहू हमारे यहाँ से है, या हमारे घरों में, या मेरी फलानी की इसकी रिश्तेदार लगते हैं। अब तो बहुत रिश्ते, मतलब मुझे ही नहीं पता होता है फलानी कौन सी रिश्तेदारी निकाल रही है, ऐसा। हाँ, मतलब रिश्तेदारी बहुत सारी निकल गई होंगी। हाँ, कोई काम निकलवाना हो, या चैनल का कुछ करवाना हो, या किसी के बिजनेस को कुछ प्रमोट करवाना हो। अभी रिसेंटली बताती हूँ, किसी को अपने शॉप का प्रमोशन करवाना था, तो उनका तो मैं तेरी सासू की फलानी लगी, तो मैंने अपनी मम्मी जी से पूछा कि भाई शर्मा शर्मी रखनी है कि नहीं रखनी, कम माँ बिस्सी करनी है, तो मेरी सासू माँ कहती मैं नहीं जानती इसको। तो अपने आप ही रिश्तेदारी। हाँ, वो बनी जाएंगी जब आप एक अच्छे उस पे जाते हो ना, तो आप सबके भतीजे, भाई, बंधु, भाभी, सबका पता नहीं क्या क्या बन जाओगे। हाँ, चीजें हो जाती हैं। आज तो चीज़ें बहुत बदल गई, बहुत ही ज़्यादा बदल गई। अब तो अगर मैं शादी में भी चली जाती हूँ तो मेरे लिए खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं शादी का खाना खाने की मतलब मैं फूडी हूँ, बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। ऐसी कोई शादी नहीं होती थी जो मैंने मिस की हो कभी भी। मम्मी कोई नोता आया है क्या, शावा चल रहा, कोई नोता आया है क्या, जाकर खाना खाना। तो अब ऐसा वो टाइम आ चुका है कि अब मुझे ऐसा लगता हो यार जाऊंगी, सबसे मिलना होता है, खाना भी नहीं खाने देता कोई, और फिर जब लोग भीड़ आपको जानती है ना, तो आप दूसरी बार टिक्की भी नहीं खाने जा पाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें ध्यान रखना पड़ा है, आपने क्या पहन रखा है, कैसे खड़े हो, कैसे हो, अकेले तो नहीं है, बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ा है, क्योंकि नहीं कोई वीडियो बना दे, देख रहे फलाना क्या कर रहा है, पटाख से डाल देगा। होता है ऐसा।
अब तो नहीं जाती हूँ, मैं बहुत ही कम जाती हूँ, क्योंकि वही चीज़ है कि भीड़ के साथ अगर आप अच्छे से नहीं बात कर पा रहे हो तो आपको फिर कहते हैं ना कि अगर किसी ने आपको वैल्यू दी है तो फिर वो डिफेम भी करना शुरू कर देते हैं, ये तो घमंडी है या कुछ। तो मैं सबसे मिलने के चक्कर में ना, और मैं जब जाती हूँ तो ना तो मेरी देवरानी खा पाती ढंग से, ना मेरी सासू माँ खा पाती। अब तो मैं इनको वही- कहते हो तोड़े कराए आड़े ठीक से, तो आड़े ला देंगे अंतरे खाते नहीं पन्नी नहीं, को। मेरी देवरानी बहुत अच्छी है। नहीं ये मुझे फैमिली बहुत अच्छी मिली। देवरानी के बारे में वैसे बोल रहे हो सोशल मीडिया पे बोल रहे हो, अच्छी है वाकई नहीं में। नहीं, मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताती हूँ, फिर से वही वाली बात, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आप समझ जाओगे। मेरी देवरानी, जैसे एक होता है नई नई बहू आ रही है घर में, तो मेरी देवरानी की शादी को 5 साल ही हुए हैं शायद। मुझे डेट्स और इनके कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो जाती है याद रखने में। तो जब वो नई नई आई ना, उसने मुझे कभी नहीं बोला कि आप मेरी वीडियो मत बनाओ या मुझे आपके साथ नहीं आना, क्योंकि उसकी फैमिली भी स्ट्रिक्ट है। उसकी फैमिली भी कहीं ना कहीं ये बोल सकती थी कि भाई हमें नहीं पसंद तू सोशल मीडिया, क्योंकि कोई कुछ भी कमेंट करके चला जाता है। मेरी देवरानी की तरफ से कभी ये चीज़ें नहीं आई। वो पहले डायलॉग डिलीवरी नहीं करती थी, वो कहती थी हाँ मैं नॉर्मल खड़ी हो जाऊंगी, बना लो वीडियो, ठीक है अपलोड कर दो। अब वो डायलॉग भी मारना सीख रही है। वो मैं कहूँगी ये कॉमेडी ये कर लेगी तो हाँ हाँ मैं कर लूँगी, मैं याद कर लूँगी। बहुत ही सपोर्टिव रही है हमेशा से ही, बहुत ही, मतलब वो तो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार औरतों में, बस इस मामले में मैं अपनी किस्मत बहुत अच्छी बताऊंगी। आज तो भाई साहब ना देवरानी तो बढ़िया, रोटी पानी सब कुछ बेड में। सब सास का कहते हैं ना, मैं कहती हूँ सासू माँ के साथ साथ अगर मेरा बच्चा है वहाँ पर, जैसे सासू माँ देवरानी सब रहते हैं वहाँ पर, तो खाना पीना पूरे परिवार का सब देखना। आज के टाइम पे मुझे लगता है लोग इस चीज के लिए मैं क्यों करूं, हाँ अपने आप करेगी, मेरा ठेका है, कमा वो रही है मैं कमा रही हूँ, उस चीज में उसका कुछ भी नहीं है। बहुत ही शांत स्वभाव, सब बहुत ही ज्यादा समझदार, और दिल से बोल रही हूँ। मतलब मुझे हमेशा से था मेरी एक बहन हो, शायद जो मेरे बाकी रिश्तेदारी की बहनें भी इतना नहीं कर पाई जितना उसने मुझे कर दिया। उसकी एक आदत है, अच्छा मैं तारीफ ज़्यादा कर रही हूँ, मेरा बड़ा मन है उसकी तारीफ करने का। लोगों का थोड़ा सा ये रहता है कि दिखावा करना, उसके अंदर दिखावा नहीं है। उसका ये है कि मुझे सपोर्ट कैसे करती है। अब मैं बाहर आ गई तो खाना बना दिया, बच्चे संभाल लिए, बच्चों को देख लिया, उनकी पढ़ाई को देख लिया। अगर अभी रिसेंटली मेरे बेटी का बर्थडे था तो पूरे, और मुझे ऑल ऑफ सडन एक इवेंट आ गया, अब इमरजेंसी मुझे वो इवेंट संभालना, रिश्तेदारी मेरी आ रही है, काम काज मैं कर रही हूँ, और करना संभालना किसको पड़ रहा है, मेरी देवरानी को। चाहती तो सीधा कह देती मैं नहीं करूँगी, तुम्हारा काम। उसने सुबह से लेकर रात तक सारी रिश्तेदारी सबको संभाला, सारा काम, क्या लेन देन है सब, मतलब बहुत ही ज्यादा समझदार, नेक्स्ट लेवल हैंडल करने वाली सारी चीजें। बहुत। अच्छा देखो, आदमी के आपके ना लाइफ में 2 फेम आए हैं, एक इंस्टाग्राम का फेम आ गया, फिर यूट्यूब का फेम आ गया सॉन्ग के जरिए। तो जो आप इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोवर अच्छे थे, आप ठीक काम कर रहे थे, रील्स आपकी चल रही थी, दूसरी साइड से आपके ज्यादा फॉलोवर वाले भी आपके दोस्त बन गए, अच्छे दोस्त बने होंगे कोई भी, फैक्ट है, क्योंकि सबको अपनी रीच बढ़ानी हाँ होती है। तो जब आप सॉन्ग में आए, अपने गाने वाने आपके आने लग गए, तो फिर वो आपका लेवल उनसे ऊपर चला गया। गाने आने के बाद बैक टू बैक आपके गाने आ रहे हैं, तो उन रिश्तों में कुछ खटास, कुछ खराबी, ऑटोमेटिक दूरियां बनी, एक पर्सनल एक जेलसी होती है। फर्क पड़ा है रिश्तों में, रीज़न कुछ भी मान सकते हो। उन लोगों का शायद मानना यह है कि मैं बदल गई, मेरा मानना यह है कि अगर मैं किसी भी शूट पे हूँ, काम पे हूँ, तो मैं उसी पे फोकस करूँगी, और अगर मैं घर पे हूँ तो मैं परिवार को देखूँगी। तो हाँ फ़र्क आए हैं, बहुत सारी बातें भी करते हैं वो मेरे लिए, उनको लगता है मेरे कानों तक वो बातें नहीं हैं, तो वो उन लोगों को ये चीज़ भी हज़म नहीं होती है कि मैं यहाँ तक कितना सरवाइव करके पहुँची हूँ, कितनी मेहनत करके पहुँची हूँ। तो वो लांछन भी लगा देते हैं कि ऐसे ही काम नहीं मिलता, बहुत सारी बातें बोल देते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे कानों तक रहती है। तो सपोर्ट तो मुझे मिलता ही नहीं। वो लोगों का भी कहीं ना कहीं बातें बनाना, अगर आज मेरे इवेंट, मुझे ऐसा लगता है कोई अपना है ना, अगर आपका अपना दोस्त है या अपना है, तो फॉर एग्जांपल मेरा इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में मैं जा रही हूँ वहाँ पर, तो उनको थोड़ा प्राउड फील होना चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए, यार कहाँ से शुरुआत की थी, देख यहाँ पर पहुँच गई। लेकिन उनके शब्द अलग होते हैं, और वो शब्द कभी कभी मुझे चुभते भी हैं, लेकिन फिर उनके शब्द मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतने समय ये हाल है तो थोड़ी और मेहनत कर ले।
कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा खास रहे होंगे एक टाइम पे, भाई जो काफी टाइम से आपके साथ है, जर्नी में साथ होंगे, कुछ ज्यादा ही आज चढ़ाई देख के, और कुछ चढ़ाई देख के भी आदमी चेंज हुए होंगे। सब बदल गए, मेरे जितने भी रिश्ते थे सब बदल गए। रीज़न कुछ भी मान सकते हो, चाहे उनका ये मानना, कई बार ऐसा होता है जब आप काम करने लगते हो ना तो लोग अपने आप ही एक चीज़ें एज्यूम करने लग जाते हैं, अरे इसके अंदर तो घमंड आ गया होगा, अरे ये तो बदल गई होगी, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, उनको ये होगा जैसे मैंने आपके पास कॉल कर लिया, आप बिजी हो, फोन नहीं उठा पाए, और शाम तक आपने करा भी नहीं, मैंने ये मान लिया कि यार ये तो घमंड हो गया भाई, गाने गुने आ गए। ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं किसी दोस्त के साथ। अच्छा। मेरे दोस्त ही मतलब लिमिटेड ही रहे, 2-3 ही रखती हूँ मैं, वो 2-3 भी मैं ज्यादा ही बता रही हूँ। खास होगा तो एक ही होगा, और वो तब तक मेरी जिंदगी में रहेगा जब तक वो कुछ ऐसा ना कर दे, मेरे आमी शामी ऐसी चीज ना आ जाए कि भाई ये तो अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो चाहे किसी और के भी साथ है, कुछ भी है, वो उसकी चॉइस है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये रिश्ता शुरू करा था या ये मेरा रिश्ता है, मैं निभाऊंगी लास्ट तक। सही बात। आपका जो यारी दोस्ती रही है, आपके जो फ्रेंड सर्कल रहा है, तो उसमें क्या एक्सपीरियंस हुआ है? यार दोस्तों से उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? देखो, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने बोला रील बना दो, रील का सपोर्ट कर दिया, अगर इवेंट में आ रहे हैं तो वो दोस्ती कोई नहीं निभाता कि गाना है, इवेंट आ रहे, अपने दोस्त का इवेंट है, जाएंगे हम। चलो, लड़कों में होता है ना, सारे गाड़ियों में चढ़ कर पहुंच जाते हैं। हाँ। तो यहाँ रहता है कि ठीक है, तेरे लिए थोड़ा कम पेमेंट ले लेंगे, ऐसा। मतलब एज सच एक जो प्रॉपर वही कि एक्सपेक्टेशंस जो मेरी रहती थी, या मुझे जो एक्सपेक्टेड था कि इतना प्रेज किया जाएगा, इतनी खुशी होगी, उस लेवल पे चीज़ें नहीं हुई। पर जो है, जितना है अच्छा है। वो दोस्त मैंने बनाए थे तो मेरे लिए वो हमेशा ही दोस्त हैं। कुछ लोग बदल गए, कुछ लोग नहीं बदले, जो बदल गए वो भी अच्छा, जो नहीं बदले वो भी अच्छा। तो मैंने लोगों से अभी मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनापन महसूस होना मुझे कम हो गया है लोगों से। मतलब एक मैसेज ये मिल गया कि दोस्ती में उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ, मुझे बहुत सारे लोग, जैसे मैं अगर इवेंट पे जा रही हूँ या कोई कॉल मुझे कर देता है, क्या होता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही होती है, उस दौरान मुझे बहुत कुछ पता चल रहा होता है कि ये तेरे लिए ऐसा बोल रही थी, वो तेरे लिए ऐसा बोल रही थी, तो मुझे हर्ट भी हो रहा होता है, अरे ये तो मेरी अपनी थी, ये कैसे बोल रही है, इसको तो मेरा स्ट्रगल पता है, ये कैसे बोल रही है। तो मुझे बुरा भी बहुत लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कि सबकी अपनी सोच है, कुछ लोग हजम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपके साथ वाला आगे बढ़ रहा होता है तो आपके अंदर एक क्वेश्चन होता है, ये क्यों, हम क्यों नहीं। जब किसी को कोई काम नहीं मिलता तो उस चीज़ को वो गलत बता देता है, खराब बता देता है। लोमड़ी की कहावत आपको पता ही होगी, बचपन से पढ़ी भी होगी आपने। तो जब किसी को अच्छे सॉन्ग नहीं मिलते, तो दूसरे लोग जो कर रहे हैं उनको गलत बता दिया जाता है कि नहीं नहीं, ये तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ये तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। और जो उस चीज़ को एक्चुअल कर रहा है, जो उसने फेस करी हैं, और उसको चीज़ें बदनाम जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहते हो? देखो, ये तो बहुत यहाँ मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, सॉरी। ये बहुत ही ज़्यादा वायरल बात है कि जब आप किसी को गिरा नहीं पाते हो ना, तो आप उसके चरित्र पर वार करना शुरू कर देते हो। जो लोग मुझे कभी गिरा नहीं पाए, उन्होंने जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे तब भी मेरे चरित्र पर उंगली उठाई थी। और आज अगर मैं यहाँ पर, मुझे पता है मैं कैसे पहुँची हूँ यहाँ तक, मैंने दिन रात मेहनत करी। चाहे वो अगर कोई इंसान मोटा है तो वो क्या रातों रात पतला हो सकता है? मेरी दूसरी बच्ची 1 साल की हुई, वैसे ही मैंने अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया। आज 3 साल हो गए मुझे अपने आप को मेंटेन करते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए, अपने इंस्टाग्राम को, अपनी फैमिली को, हर चीज़ को देखते हुए। गाना करने जा रही हूँ तो मुझे पता है मेरा बच्चे को मैं कैसे पीछे छोड़ कर जा रही हूँ, अपना घर कैसे संभाल रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। लेकिन लोग सीधा एक बात बोल देते हैं कि ये पक्का ऐसा वैसा कुछ कर रही होगी तो यहाँ तक पहुँची है। चरित्र पर वार करना पहले शुरू करते हैं, उनको बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कैसे कर पा रही है। तो मुझे ऐसा है कि
लोग चाहे कुछ भी बोलते रहें, मैं कभी रुकूंगी नहीं। ना मैं पहले रुकी थी, ना मैं आज रुकी हूँ, ना मैं आगे रुकूंगी। मैंने अपनी मंजिल ठान ली है। जब तक मैं उस मंजिल तक नहीं पहुँच जाऊंगी, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और ये सच्चाई है कि मैंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है, चाहे वो सिचुएशंस से लड़ना हो, चाहे वक्त से, हालात से लड़ना हो, चाहे अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ना हो। मैंने इतना कुछ सह लिया, इतना कुछ देख लिया कि मेरी हिम्मत नहीं टूटती है। मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे ये चीज़ करनी है ना, तो मुझे करनी है। कोशिश करना मैं कभी नहीं बंद करती हूँ। बाकी वो मेरी किस्मत है कि वो चीज़ हो पाती है कि नहीं, पर मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। और जो लोग मेरे चरित्र पर वार करते हैं या मुझे नीचा गिराने की कोशिश करते हैं या फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं, और जिनको लगता है कि इन चीज़ों से मैं रुक जाऊंगी या ये जो तोहफे देते हो तुम मुझे, तो मैं आप लोगों के लिए 4 लाइनें बोलना चाहूँगी, गाना चाहूँगी। मुझको ना रोकिए, ना ये नजराने दीजिए, मुझको ना रोकिए, ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है, मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाऊंगी, किस्मत तो मेरी मुझको आजमाने दीजिए। मैं थोड़ी देर पहले बोलने वाला था कि भाई यारी दोस्ती के ऊपर कुछ 2 लाइनें, पर मुझे क्या पता था भाई आपको, मतलब आपके पास तो चीज़ें बहुत सारी हैं। बहुत समंदर है मेरे पास, चीज़ों का समंदर। हरियाणा इंडस्ट्री में आए तो कभी कोई चैलेंज मिला है आपको? कभी मतलब ऐसा लगा हो या रिग्रेट कुछ हुआ हो कि यार ये गलत कर दिया, यहाँ पे आना नहीं चाहिए था? या हरियाणा, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हरियाणा इंडस्ट्री गंदी है। कुलदीप राठी भाई ने ये बोला था कि ये सब बहुत पहले की चीज़ें हैं, ऐसा इंडस्ट्री में या अफवाह है, कुछ नहीं है, अच्छा है सब। बिल्कुल भी गंदी नहीं है। पहले क्या होता था, पहले मैं थी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं पहले क्या होता था। अभी तक मैंने जितना काम किया है इंडस्ट्री में, सब बहुत समझदार लोग हैं, बहुत इज्जत करने वाले लोग हैं। सबको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। यहाँ पर सब कंपटीशन में लगे हुए हैं कि कैसे आप अपना गाना हिट करोगे, किस बेस्ट आर्टिस्ट को आप लोगे कि आपका गाना चला जाएगा। सब एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पूरी कंपनियां हो, पूरी टीम हो, पूरे डायरेक्टर्स हो, चाहे राइटर, सिंगर, हर कोई यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। यहाँ कोई शर्त नहीं रख रहा है कि हम तुम्हें काम तब देंगे, क्योंकि यहाँ सब अपना ही नाम कमाने में लगे हुए हैं। तो जो नाम कमा रहा है और जो पैसा लगा रहा है वो अपनी अय्याशियाँ देखना पसंद करेगा या फिर वो अपने बिजनेस को और अपने नाम को कमाने के लिए मेहनत करना पसंद करेगा। तो ये सब उन्हीं लोगों को लेते हैं जिनमें दम होता है, जिनसे उनके गाने को सपोर्ट मिल सकता है, या उनको लगता है इस गाने के लिए यही एक परफेक्ट है, ये अगर इस गाने में आ गई या आ गया तो ये गाना बहुत अच्छा जाएगा, ये मेहनत करेगी, ये मेहनत करेगी। ये तो बोलने वाली बात है। रही चैलेंज की बात, तो जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मेरा कोई सपना नहीं था मुझे इंडस्ट्री में रहना है, मुझे चैलेंज ही मिला था। मुझे किसी ने ताना मारा था, तू मोटी है, तेरे को क्या काम मिलेगा, तेरे को कौन गाने दे रहा है। वो मैंने चैलेंज ले लिया था। अब उस चैलेंज को मैंने ऐसा लिया कि मैं इंस्टाग्राम से बहुत अच्छा अर्न करती हूँ, बहुत अच्छा अर्न। मैंने वो अर्निंग पर ठोकर मारी हुई है। कोई डिजिट है? नहीं बताऊंगी लेकिन हाँ इतना मान लीजिए, मिनिमम 3 आईफोन तो मैं आराम से ले लेती थी हर महीने। ले सकती थी, ले लेती थी तो क्यों बोलूँ मैं। अच्छा, और यूट्यूब से? यूट्यूब अब तो मैंने वही कहा कि एक अच्छे खासे अमाउंट को मैंने लात मारी हुई है। मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी। मैं अब थोड़ा सा ये है कि अगर मैं आर्टिस्ट बन रही हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा, तो मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे प्रमोशंस मैंने बंद कर दिए, इवेंट्स मैंने छोड़ दिए। पहले मैं इवेंट्स में जाया करती थी, रील प्रमोशन मैंने बंद कर दिया। तो सिर्फ रीज़न यही है, देखो पैसा सबको अच्छा लगता है, पर मैंने जो चैलेंज लिया है ना, जिसने कहा था तू नहीं कर पाएगी, तो मोटे से पतली भी मैं हो गई। और ये चैलेंज मैं ठान कर बैठी हूँ कि मैं करके दिखाऊंगी। बाकी मेरी किस्मत, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, पूरी मेहनत लगा दूँगी। और बाकी मेरी किस्मत क्या, लेकिन चैलेंज ले रखा है मैंने। और इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है। मैं जहाँ पर भी जाकर आज तक बैठी हूँ, जो जितना बड़ा आर्टिस्ट वो उतना ही समझदार, उतना ही शांत स्वभाव का, उतना ही सपोर्टिव। चाहे आप अजय सर को ले लीजिए, कितने नामी इंसान हैं।
मैंने उनके साथ 4 गाने कर लिए हैं, 5 भी कर लिए हूँ। जितना कंफर्टेबल उनके साथ रहती हूँ, जितना फ्रैंक वो हैं, जितने सपोर्टिव वो हैं, जितना उन्होंने मुझे इंडस्ट्री को समझाया है, जितना उन्होंने मुझे राय सजेशन दिए हैं हमेशा, जब जब मुझे लगा है कि यहाँ मुझे एक अच्छे मोटिवेशन की ज़रूरत है, वहाँ मैंने सर को हमेशा फ़ोन किया है। उन्होंने हमेशा मेरा फ़ोन उठाया है और मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। और उनके अलावा आप किसी को भी, गुलशन सर के साथ मैंने उनके चैनल पे गाना किया हुआ है, बहुत ज़्यादा वो सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के। कुलदीप राठी सर, मैंने एक बार सुना था, वो बड़े खड़ूस से है। जब पहली बार मैं उनके साथ काम करने जा रही थी तो मैं एक बार को डर गई थी, उस टाइम मैं नई थी, मुझे लगा कोई सच में मुझे डांट ना दे। लेकिन जब मैं सेट पर पहुंची तो बेटा बेटा करके बात कर रहे थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। उनके साथ मैंने अभी तक 3 गाने कर लिए हैं, 3 से 4 गानों में डायरेक्शन किया है उन्होंने। वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब सब ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे तो आज तक इक्का दुक्का कोई मिल गया हो तो वो है कि मैं थोड़ा मुँह फट टाइप की हूँ। अगर मुझे किसी की कोई चीज़ बुरी लगती है तो मैं बोल देती हूँ मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी आपकी। लेकिन हाँ, ये जो बोला जाता है कि इंडस्ट्री में ऐसा कुछ गलत चीज़ें होती है, वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप में टैलेंट नहीं है, बिना टैलेंट के, 0 फॉलोवर्स के बेस पे, या फिर कुछ भी आपके पास नहीं और आप सोचते हो कि बहुत ही जल्दी से हम इस सीढ़ी को चढ़ जाएं, तो कई लड़कियां हैं जो आगे से मैसेज करती हैं, अप्रोच करती हैं कि आप हमें अपॉर्चुनिटी दो, हम हर चीज़ के लिए अवेलेबल हैं। तो वो अगर करती भी हैं तो वो खुद की चॉइस है ना उनकी, तो उसमें आप चॉइस भी है, वो आगे भी नहीं बढ़ पाती, वो वहीं तक ख़त्म हो जाती हैं। तो कई है अपनी मर्जी से करती होंगी, लेकिन हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। और ये नहीं कि मैं सिर्फ पॉडकास्ट पर बैठी हूँ तो मैं बोल रही हूँ, मैंने जितनों के साथ काम किया, मुझे कभी यही नहीं लगता कि मैं सेट पर हूँ। सब बहुत समझदार, बहुत फ्रैंक, हर चीज़ में सपोर्ट करना, हंसी मजाक इतना चलता रहता है, पता ही नहीं चलता कब सुबह से लेकर रात तक टाइम गुजर गया। तो सही बात है, सपोर्टिव है। कौन सी कलाकार को फॉलो करते हो? हरियाणा में आज के टाइम पे 3 हैं। अंजलि राघव है, जिन्होंने हरियाणा में बहुत सारे सॉन्ग करे हैं, हिट सॉन्ग दिए हैं। प्रांजल दी है, पंजाब में मूवी भी की है। सपना चौधरी हैं, बिग बॉस में भी गई हैं, और शायद बॉलीवुड में उनके गाने वाने हैं। मतलब काफ़ी, मतलब हरियाणा में अगर सपना चौधरी का नाम आए तो ये मानो कि हरियाणा इंडस्ट्री को काफ़ी ऊंचे तक वो लेके गई हैं। तो आप इनकी रेस में अपने आप को कहाँ देखते हो? अभी तो मैंने रेस में देखना खुद को शुरू ही नहीं किया, क्योंकि मैं किसी रेस में अपने आप को मानती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप काम करते जाओ, मंजिल आपको अपने आप मिल जाएगी। रेस में मैं अपने आप को मानती ही नहीं हूँ सर कभी। मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं किसी के जैसी, ना मैं किसी के बराबर, ना मैं किसी से आगे, ना मैं किसी से पीछे। मैं अपनी ही एक रेस में दौड़ रही हूँ कि वो मेरी मंजिल है, मुझे वो हासिल करना है और मुझे पब्लिक का प्यार हासिल करना है। मैं वो प्यार चाहती हूँ कि जब मैं जाऊँ तो कोई भी मुझे आसानी से पहचान ले, ये पीहू यादव। लोगों का मानना ये है कि बहुत जल्दी पीहू यादव, अंजलि राघव, सपना चौधरी, प्रांजल दैया को क्रॉस करके हरियाणा की टॉप एक एक्ट्रेस, एक मॉडल बन जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, सपना मैम अपनी जगह बेस्ट है, प्रांजल मैम अपनी जगह बेस्ट है, उन्होंने किसी को क्रॉस नहीं किया। अंजलि मैम अपनी जगह बेस्ट है, उन्होंने किसी को, उनकी अपनी, आप उनको इंडिविजुअली जानते हो, उनका अपना स्टाइल है, अपने तरीके हैं, उनका अपना क्रॉस करने का मतलब ये है ना कि नाम, नेम, फेम, गाने चलना, एक जो लाइफ में बूम होता है। हाँ। जैसे आज गदर फिल्म चली थी सनी देओल की, वो गायब हो गए थे, फिर बॉर्डर आ गई, जाट आ गई, अब बहुत सारी फिल्में हैं। तो वो चीज़ कि भाई हरियाणा में कौन है और वो उसको जानते हैं, वो चीज़। बस मुझे तो यही जानना है कि इतना ही चाहती हूँ कि मुझे लोग जाने, ना मेरा किसी से कोई कंपटीशन, ना मैं किसी के साथ, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि मुझे, मैं जेन्युइनली बताती हूँ, मैंने कभी ये सोचा अब लक्ष्य क्या है फिर आपका? अब लक्ष्य ये है कि मैंने बताया ना, जहाँ से मैं गुजरूँ वहाँ बच्चा मुझे पहचान जाए कि ये पीहू यादव है। ऐसा ना हो कि कोई देख रहा है, मतलब एक होता है ना पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो और भीड़ आ गई हो, सब आपको पहचानते हैं, सम्मानित तौर पे जाने, मेरे काम को देखकर मेरी पहचान हो, बोले ये हरियाणा इंडस्ट्री की आर्टिस्ट है, अच्छा काम कर रही है, सब मुझे पहचाने मेरे काम से। अच्छा, आज की जो लड़कियां हैं जो हाउसवाइफ हैं, जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, और आप भी भाई हाउसवाइफ रही हो, बिल्कुल ठीक है, जॉइंट फैमिली भी है, भाई ससुर भी है, देवर भी है, सारी चीज़ें हैं, और आज आप सॉन्ग कर रहे हो, तो अगर कोई आपको देख के मोटिवेट होके
भाई आपके जैसे करना चाहती है, तो उन लड़कियों को आप क्या मैसेज क्या देना चाहोगे कि आपको कैसे करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फैमिली में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, अगर आप एक हाउस वाइफ हो और आपके खुद के एम्बिशंस भी हैं कि मुझे ये बनना है, चाहे वो इंडस्ट्री में आना हो या कोई बिज़नेस ग्रो करना हो, कुछ भी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, परिवार में जब रहो तो परिवार के बन के रहो। बाहर जा रहे हो तो आप, अगर एक आर्टिस्ट हो तो अपने काम में ध्यान दो, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आप उस चीज़ पे फोकस्ड रहो। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को कभी मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहिए, बाहर की चीज़ घर पे नहीं, घर की चीज़ बाहर नहीं। और कोशिश अगर आप करते रहोगे ना तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। कोशिश करते रहो, कामयाबी आपको अपने आप मिल जाएगी। मेहनत करते रहो। सबसे पहले लोग आपको बोलेंगे कि तुझसे नहीं होगा, जब लोग बोलेंगे ना तुझसे नहीं होगा, तब भी नहीं रुकना, डीमोटिवेट नहीं होना। बहुत सारे ऐसे लोग आप लोगों ने देखे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ज़ीरो से करी थी और आज बहुत नामी लोग हैं। तो लोग क्या कहते हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी आप किसी एक चीज़ पर काम करो, उस पर दिन रात एक कर दो, उस पर लगे रहो। सबसे पहले जो काम किया जाएगा वो लोग करेंगे आपको डीमोटिवेट करने का, ये तेरे बस की नहीं है, तुझसे नहीं होगा। दूसरी, वो अपनी पावर लगाएंगे आपके चरित्र परवार करने की। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ होगी वो होगी, अरे ये तो मेरी रिश्तेदारी में, मैं जानता हूँ इसको। राम राम जी, आज पीयू यादव जी हमारे पॉडकास्ट पे आई थी और काफ़ी टाइम से इनको रीलों में देखा था, आज रियल में देख लिया, हमारे पॉडकास्ट पे बैठी हैं और उन्होंने उनके विचार और जो एक नेगेटिव सोच आज के टाइम पे मॉडल के लिए और एक लड़की के लिए लोग बना लेते हैं, बगैर उनसे मिले हुए उनके करैक्टर पे उंगली उठा देते हैं। तो मैंने उनसे बात करके ना बहुत सारी हरियाणा इंडस्ट्री की, उनकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें उनसे जानी हैं। और आज के टाइम पे जो एक औरत मतलब इतना स्ट्रगल करके आगे जाती है, वो बात भी मैंने उनसे करी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पीयू जी का। हमने उनको एक मैसेज किया और उन्होंने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया पॉडकास्ट पे आने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ एक मैसेज वो पुराना हरियाणा चैनल के माध्यम से लोगों को दें और उनको पुराना हरियाणा चैनल कैसा लगा, यहाँ आके कैसा लगा, आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं अपने शब्द वैसे भी रखना चाह रही थी, बहुत टाइम से मुझे था कि लोगों तक मैं कनेक्ट कर पाऊँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं करूँगी लोगों से कनेक्ट, और दिल की बात रखी मैंने। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आज के टाइम पे जो लड़कियां कोशिश करके रह जाती हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, उनके लिए कोई मोटिवेशनल कुछ? जाते जाते बस कुछ लाइनें और बोलना चाहूँगी कि जब भी आपको कोई डिमोटिवेट करे तो आप कोशिश ज़रूर करना, और अगर आपको अपनी मंजिल पानी है तो कोशिश ज़रूर करना, कोशिश करना बंद मत करना। तो 4 लाइनें हैं कि जब भी आपकी काबिलियत पर कोई शक करे तो खुद को साबित करने की एक कोशिश ज़रूर करना। जब आप गिरने लगो तो उठने की एक कोशिश ज़रूर करना। जब मंजिल दूर लगने लगे तो आगे बढ़ने की एक कोशिश। और जब कोई बोले तुमसे नहीं हो पाएगा, तब बस एक कोशिश और। भारत भारत में हरियाणा।